अध्याय 121 भाग 1 तुम क्या घूर रहे हो? जुआन को हंसी आ गई। तुम्हें झंडे फहराना इतना पसंद क्यों है? क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुमने ये शब्द कितनी बार दोहराए हैं? क्या तुम तोते की तरह रटते हो या तुम्हें बस यही शब्द पता है? झंडे फहराने का मतलब क्या होता है? युआन वैंडोंग एक पल के लिए अचंभित हुआ, लेकिन जल्दी ही संभल गया। जाहिर है वह जुआन की बातों में बेवजह उलझ रहा था। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास बस तुम्हारी ये तीक्ष्ण जबान ही है। उसके जोरदार खंडन के बावजूद उसने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। उसने तुरंत आक्रमण शुरू कर दिया और अपनी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी का प्रयोग किया। भटकते हुए ड्रैगन का उन्मादी नृत्य। युआन वैंडोंग का शरीर अचानक तेजी से आगे बढ़ा और बिजली की तरह जुआन की ओर झपटा। लेकिन वह सीधे नहीं चल रहा था। उसकी दिशा लगातार बदल रही थी, एक पल में बाईं ओर मुड़ता तो अगले ही पल दाईं ओर। इससे जुआन के लिए उसकी चालों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया और नतीजा ये हुआ कि जुआन एक कोने में फंस गया, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी तलवार के प्रक्षेप पथ से पीछे परछाइयां बन रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई अजगर युद्ध क्षेत्र में विचरण कर रहा हो। अविश्वसनीय उग्रता के साथ उसकी तलवार जुआन की ओर बढ़ी, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दे रही हो। चू हुआनझाओ ने घबराहट में अपनी बड़ी बहन की आस्तीनें पकड़ रखी थी, जबकि चू चुयान ध्यान से सब कुछ देख रही थी और जुआन की स्थिति बिगड़ने पर उसे बचाने के लिए तुरंत आगे आने को तैयार थी। हालांकि बूदी के साथ हुई लड़ाई में लगी चोटों के कारण उसे यकीन नहीं था कि वह समय पर पहुंच पाएगी। जुआन ने भी अपनी तलवार निकाली और तलवारबाजी की एकमात्र कला का प्रदर्शन किया जो उसे आती थी, ब्राइटन मून अकादमी की प्रारंभिक तलवारबाजी की 13 शैलियां। युआन वैंडोंग जिस जबरदस्त गति से उसकी ओर बढ़ रहा था, उसे देखते हुए वह जानता था कि उससे सीधे टकराना मूर्खतापूर्ण विचार होगा। हालांकि युआन वैंडोंग ने अपनी तलवार की ऊर्जा से बनी आकृतियों से आसपास के क्षेत्र को घेर लिया था, जिससे उसके पास पैंतरेबाजी करने के लिए सीमित जगह बची थी। जुआन तलवार की अधिकांश ऊर्जा को चकमा देने में सक्षम था, लेकिन वह सभी को नहीं चकमा दे सका। उसने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। तेज धातुई धमाकों की गूंज हवा में गूंज उठी और जुआन कई कदम पीछे हट गया। इस धक्के से उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बुरी तरह से अस्थिर हो गया। उसके हाथ दर्द से सुन्न हो गए और तलवार पर से उसकी पकड़ लगभग छूट गई। उसकी भौहें तन गईं। ऐसा लगता है कि तीसरे दर्जे के साधक और 5वें दर्जे के साधक के बीच का अंतर मेरी सोच से कहीं अधिक है। दूसरी ओर युआन वैंडोंग का रुख दृढ़ और अटल था। जुआन के साथ उसका टकराव ही उसकी श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। जुआन की बस यही ताकत है। सोचो, मैं तो पहले उससे लगभग डरता था। ये सोचकर उसके गाल लाल हो गए। इतनी कमजोर होते हुए भी तुमने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करवाऊंगा। आपने युआन वैंडोंग को ट्रोल करके 768 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन अवाक रह गई। यह आदमी चाहे जीते या हारे, गुस्सा हो ही जाता है। इसका गुस्सा वाकई किन्वानरू के गुस्से के बराबर है। इस पहली वास्तविक मुठभेड़ के बाद के हालात को देखकर कई दर्शकों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मुझे पता था, जुआन भला 5वें दर्जे के युवा मास्टर युआन को कैसे हरा सकता है। अब जब उन्होंने एक दूसरे से ठीक से लड़ना शुरू कर दिया है, तो उनके बीच का अंतर इतना स्पष्ट है। लगता है जुआन भी काफी ताकतवर है। क्या वह वाकई निकम्मा है जैसा कि आप सबने कहा था? तो क्या हुआ अगर हमने पहले उसे कम आंका था? उसकी ताकत की भी एक सीमा है। उसकी ऊर्जा के स्पंदन के आधार पर वह ज्यादा से ज्यादा तीसरे दर्जे का साधक है। वह किसी भी हालत में युवा मास्टर युआन का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि वह अब तक अपनी ताकत छुपाए हुए था, दांत पीसता रहा और चुपचाप भीड़ के अपमान सहता रहा, ताकि इस टूर्नामेंट में अपनी काबिलियत साबित कर सके। अगर उसका मुकाबला किसी और से होता तो शायद बात बन जाती। बदकिस्मती से उसका प्रतिद्वंदी युआन वैंडोंग है, जो 5वीं रैंक पर है। हे भगवान, कितना शातिर आदमी है ये। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने चू प्रथम में से शादी कर ली। उसने जरूर सब कुछ सोच समझकर किया होगा। अल्पविराम। कई अन्य लोगों के विचार भी इन्हीं से मिलते जुलते थे। नगर प्रमुख शीही ने चू झोंकटियन को गौर से देखा। यह आदमी हमेशा ईमानदार और नेक होने का दिखावा करता है, लेकिन लगता है कि वह एक धूर्त और चालाक लोमड़ी भी है। सांग होंग ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बेटे को सबक सिखाया। देखा तुमने, कियान एर, मैंने तुमसे कहा था कि यह व्यक्ति उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमने सोचा था। इसने अपनी असली ताकत को इतने समय तक छिपाए रखा था। सांग कियान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन मन ही मन उसने जुआन को तीसरे दर्जे का साधक ही समझा। वैसे भी उससे हमें कोई खतरा नहीं है। अखाड़े में चल रही घटनाओं में उसकी रुचि तेजी से कम हो गई और उसने अपनी खूबसूरत मंगेतर को निहारने का फैसला किया। उसने झेंग डैन की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वह जुआन को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। झेंग डैन अपने मंगेतर की ईर्ष्यालु निगाहों से बेखबर थी। उसका पूरा ध्यान द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में खड़े उस आदमी पर केंद्रित था। उसकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। वह आदमी तो सच में तीसरे दर्जे का साधक है। कोई भी साधारण आदमी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी हार पर दांव क्यों लगाया? क्या उसे लगा कि आज उसकी हार निश्चित है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? शायद ही किसी ने सोचा था कि जुआन युद्ध जीतेगा, लेकिन चू हुआनझाओ एक अपवाद था। मेरे बहनोई तो कमाल के हैं। उन्होंने युआन वैंडोंग के सामने सीधे मुकाबले में डटकर मुकाबला किया। उसके बगल में बैठी चू चुयान ने विनम्रतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। युआन वैंडोंग उसकी गति कौशल से भयभीत था, इसलिए उसने एक ऐसा हमला करने का विकल्प चुना जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। इससे उसकी शक्ति बिखर गई और जुआन बड़ी मुश्किल से उसका सामना कर पाए। चू हुआनझाओ चौंक गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे बहनोई के जीतने की कोई संभावना नहीं है? चू झोंकटियन ने गहरी सांस ली। मुझे लगा था कि उसके पास उसकी गति कौशल के समान ही कोई शक्तिशाली युद्ध कौशल होगा। अगर ऐसा होता तो शायद उसके पास अभी भी मौका होता, लेकिन वह केवल ब्राइटन मून अकादमी की प्रारंभिक तलवारबाजी का ही उपयोग कर रहा है। यद्यपि प्रारंभिक तलवारबाजी को वर्षों से कई बार परिष्कृत किया गया है, फिर भी इसकी कमियां स्पष्ट हैं। यह आम लोगों के खिलाफ तो कारगर है, लेकिन साधकों के खिलाफ इसका उपयोग करने पर यह बेहद कमजोर साबित होती है। उसके पिता के शब्दों ने चू हुआनझाओ की घबराहट को और बढ़ा दिया। होंग शिंगइंग, जो कान लगाकर बातचीत सुन रहा था, ने राहत की सांस ली। जब उसने देखा कि जुआन ने अपने विचित्र हथियार से युआन वैंडोंग की तलवारों की सेना का किस तरह सामना किया था, तो उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया था।
अगर यह शख्स सचमुच युआन वैंडोन को हरा देता है तो मैं चू वंश में कैसे इतरा पाऊंगा। शुक्र है, अब तो कुलपिता को भी नहीं लगता कि वह जीत सकता है। अच्छी बात है। उसकी निगाहें फिर से द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े पर टिक गईं, जहां युआन वैंडोन ने हमलों की एक और लहर शुरू कर दी थी। वह जुआन को जरा भी राहत का समय नहीं देना चाहता था। वह अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके जुआन को पूरी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जुआन ने अपनी रक्षा के लिए तलवारबाजी की 13 प्रारंभिक विधाओं का बेताब होकर इस्तेमाल किया। हालांकि उसका बचाव थोड़ा अटपटा था, फिर भी वह किसी तरह कुछ समय के लिए टिका रहा। क्या प्रारंभिक तलवारबाजी का इस्तेमाल भी इसी तरह किया जा सकता है? मुझे कहना होगा कि जुआन उतनी कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन चाहे वह इसमें कितना भी निपुण क्यों न हो, यह अभी भी केवल प्रारंभिक तलवारबाजी ही है। युवा मास्टर युआन के लिए इससे उत्पन्न होने वाला खतरा सीमित है। अल्पविराम। इस मुकाबले की देखरेख करने वाले प्रभावशाली लोगों के विचार भी कुछ इसी तरह के थे। सांग होंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जुआन अपनी कम उम्र के बावजूद तलवार की शक्ति को इतनी कुशलता से ग्रहण कर लेता है, जो कि अधिकांश साधकों को साधना के बाद के चरणों में ही समझ आती है। उसकी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। ये दुख की बात है कि वह पहले से ही चू वंश में है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे अपने पक्ष में लाना संभव है। दूसरी ओर जियांग लुओफू ने माथे पर शिकन डाली। अगर उसका पिछला हमला थोड़ा तेज होता और थोड़ा बाईं ओर निशाना साधता तो वह कहीं अधिक प्रभावी होता। क्या उसे अभी भी अभ्यास की कमी है? जुआन खुद बेहद निराश महसूस कर रहा था। कई बार उसे अपने बनाए बिक्सी स्वॉर्ड प्ले का इस्तेमाल करने का मन हुआ, लेकिन ओल्ड मी की चेतावनी याद आने पर वह हिचकिचा गया। अगर ओल्ड मी भी इस कौशल के अस्तित्व को प्रकट करने से डरती थी, तो इसके इस्तेमाल से उत्पन्न खतरा शायद उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। 1 हालांकि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि यहाँ किसी को भी सनफ्लावर फैंटम के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि अगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह युआन वैंडोन को हरा नहीं सकता था। वह अतीत में स्नो और पेई म्यानमान जैसे अन्य 5वीं श्रेणी के साधकों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा था, जिसके कारण उसने युआन वैंडोन की शक्ति को कमाका, जो स्वयं अभी मुश्किल से 5वीं श्रेणी तक पहुंचा था। याद करें तो पेई म्यानमान और स्नो के साथ उनकी लड़ाइयां बेहद कठिन थीं। दोनों बार वे मौत के कगार पर थे, जिसके कारण फीनिक्स निर्वाण सूत्र सक्रिय हो गया था, जिससे उनकी ऊर्जा, गति और शक्ति सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गई थी। लेकिन इस बार वे अपनी सामान्य अवस्था में रहते हुए 5वें दर्जे के साधक से लड़ रहे थे। जुआन की रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम हर हमले के साथ युआन वैंडोन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले ही उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा था, और अगर वह यहाँ अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सका तो ब्राइटन मून शहर में सिर ऊंचा करके घूमना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने जुआन को हमेशा के लिए हराने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली कला का सहारा लेने का फैसला किया। गोल्डन ड्रैगन का कहर। युआन वैंडोन का शरीर अचानक तेजी से घूमने लगा, जिससे द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में भारी मात्रा में हवा भर गई। हवा इतनी घनी हो गई कि वह लगभग स्पर्शनीय प्रतीत होने लगी। तूफानी हवाओं के कारण जुआन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह विशाल लहरों से घिरा हो जो उसे पूरी तरह निगल जाने को तैयार हों। युआन वैंडोन की हरकतें भी धुंधली होने लगीं। पलक झपकते ही वह अचानक जुआन के ठीक पीछे प्रकट हो गया। उसकी तलवार जुआन के दाहिने हाथ की एक ऊर्जा वाहिनी पर सीधी निशाना साधे हुए थी। एक बार किसी साधक की ऊर्जा वाहिनी नष्ट हो जाए तो वह हमेशा के लिए अपंग हो जाता है, चाहे उसकी साधना कितनी भी उच्च क्यों न हो। बेशक दुनिया में ऐसे खजाने मौजूद थे जो टूटी हुई की मेरिडियन को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। फिर भी भला कौन किसी अपाहिज पर इतना कीमती खजाना बर्बाद करना चाहेगा? तुमने इस टूर्नामेंट में सब कुछ बदलने की उम्मीद में इतने लंबे समय तक पूरी दुनिया का अपमान सहा है। तुम चू कबीले और पूरे ब्राइटन मून शहर को प्रभावित करना चाहते थे। दुर्भाग्य से तुम्हारा सामना मुझसे हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात के चू पर परास्त कर दूंगा। वैसे भी इतने सालों में तुम्हें कूड़ा करकट की आदत हो गई है। रुको। चू झोंगटियन ने युआन वैंडोन के नापाक इरादों को भांप लिया और द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वू वेई और युआन वंश के मुखिया दोनों तैयार थे और उन्होंने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। ब्राइट मून ड्यूक, आप जूनियर के बीच की लड़ाई में दखल क्यों दे रहे हैं? तुम दोनों। चू झोंगटियन क्रोधित हो उठा। उसने अपने रास्ते में खड़े दोनों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सिनस्प्रिंग ड्यूक साधना में उसके बराबर था और उसे युआन झेंगचू का समर्थन प्राप्त था। अगर वह उनकी रक्षा पंक्ति को भेद भी लेता तो भी उसके लिए समय पर जुआन तक पहुंचना असंभव था। युआन वैंडोन की तलवार की नोक जुआन की कलाई को भेदने ही वाली थी। अचानक जुआन जोर से चिल्लाई, क्या घूर रहे हो? युआन वैंडोन दंग रह गया। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? युद्ध के बीच में ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें घूर रहा हूं, बेवकूफ। क्या चल रहा है? युआन वैंडोन स्तब्ध रह गया। उसने जुआन के सवाल का जवाब देने की योजना बिल्कुल नहीं बनाई थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकल ही गए, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। एकाग्रता में आए इस क्षणिक व्यवधान के दौरान जुआन की तलवार अचानक आगे बढ़ी। अगले ही पल युआन वैंडोन को तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अविश्वास से अपना सिर नीचे किया और देखा कि जुआन की तलवार की नोक उसकी कलाई में धंस गई है। खून उसकी कलाई से बहकर जमीन पर फैल गया। उसकी अपनी तलवार जुआन की कलाई को भेदने से बस कुछ सेंटीमीटर ही दूर थी। उसके लिए ये दूरी नगण्य थी और वह अपनी उंगली के सिरे से जरा सा बल लगाकर भी इसे पार कर सकता था। लेकिन इस समय ये दो दुनियाओं के बीच एक गहरी खाई थी। तलवार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हुए भी उसका चेहरा लगातार फड़क रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से बेबस था। वह अपनी तलवार को पकड़ भी नहीं पा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अपाहिज हो गया हूँ? युआन वैंडोन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था वह इतना हास्यास्पद था कि वह यह मानने से इनकार कर रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है। एक स्वयं निर्मित बिक्सी स्वॉर्ड प्ले से तात्पर्य सनफ्लावर फैंटम और एलिमेंट्री स्वॉर्ड प्ले के संयोजन से है। ये बिक्सी स्वॉर्ड प्ले के समान है क्योंकि मूल बिक्सी स्वॉर्ड प्ले सनफ्लावर मैनुअल और एक अन्य तकनीक के संयोजन से बना था। अध्याय 122 प्रकाशित वाक्य। जियांग लुओफू ने सांग होन की ओर आश्चर्य भरी नजर से देखा। वह सामान्य से कहीं अधिक लापरवाह लग रहा था। हालांकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसने आराम से पैर मोड़ लिए और तमाशा देखने के लिए तैयार हो गई। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या जुआन ने उसके लिए अभी भी कोई आश्चर्य छिपा रखा है।
सांग होंग और जियांग लुओफू द्वारा उदाहरण पेश किए जाने के बाद अन्य दिग्गज खिलाड़ी भी जल्दी से अपनी सीटों पर लौट आए और इस अतिरिक्त मैच को देखने के लिए तैयार हो गए। किन वानरू ने अपने पति की आस्तीन खींचते हुए पूछा, क्या युआन वेंजी के खिलाफ जुआन के जीतने की अच्छी संभावना है? मुझे पक्का नहीं पता, चू झोंगटियन ने सिर हिलाया। उसने पहले जो दिखाया है उसके आधार पर वह युआन वेंजी से थोड़ा कमजोर लगता है। सच कहूं तो मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया कि युआन वैंडोंग के साथ पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से वह द्वंद्व युद्ध हार गया। ये शब्द सुनकर होंग शिंगइंग ने राहत की सांस ली। अगर वह व्यक्ति वाकई 5वीं श्रेणी के साधक पर विजय प्राप्त करने के बाद चू वंश में लौट आया होता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके साथ क्या करती। लेकिन चूंकि उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया है, लगता है कि अब उसका अंत यही होगा। अगर जुआन यह मैच हार गया तो उसकी सारी इज्जत पल भर में गायब हो जाएगी और मुझे फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। खैर, आखिर में वो एक घटिया बदमाश ही है जो किस्मत से समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर पाया है। पता नहीं उसने इतनी साधना कैसे की, लेकिन वो अपने महल को तुरंत भूल गया। ऐसे लोग तो हमेशा बिना जाने ही मर जाते हैं कि कैसे और क्यों। इसी बीच चू हुआंझाओ घबरा रही थी। क्या मेरे जीजाजी खतरे में नहीं हैं? चू झोंगटियन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दखल देकर उसे बचा लूंगा। तस्क, इस पूरे क्लैंस टूर्नामेंट के दौरान क्या तुम किसी को भी बचा पाए हो? चू हुआंझाओ ने जीभ चटकाते हुए कहा। ये बदमाश बच्चा। चू झोंगटियन लगभग घुट गया। उसने पलटवार करने की व्यर्थ कोशिश की। काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, अगर बाद में कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारी माँ और बड़ी बहन के साथ मिलकर कार्रवाई करूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? तभी चू हुआंझाओ ने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। अब ठीक लग रहा है। चू झोंगटियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेटियां होने का क्या फायदा? इतनी कम उम्र में ही वो मेरे खिलाफ हो गई है। इस रफ्तार से तो वो मेरी जान ही ले लेगी। युआन कबीले की टुकड़ी में युआन वेंजी अपने साथियों से घिरा हुआ था जो उसे हौसला दे रहे थे। वेंजी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वास्तविक साधना केवल निम्न तृतीय श्रेणी की है। वह एक वास्तविक युद्ध में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वेंडोंग अपनी पिछली लापरवाही की वजह से ही हारा। लड़ाई से पहले ये इयम्स पहन लो। उस आदमी की बेतुकी बातों से अपना ध्यान मत भटकाओ। जैसे ही तुम द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में कदम रखो, बस उसे हराने पर ध्यान केंद्रित करो। कोशिश करो कि उसका कम से कम एक हाथ और एक पैर तोड़ दो। उसकी चलने फिरने की क्षमता को लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसकी बारीकी से जांच की है और इससे बहुत कम खतरा है। आपको बस इतना करना है। अल्पविराम। द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में जुआन ऊब से जम्हाई लेने लगी। क्या आपकी चर्चा समाप्त हो गई? क्या ये द्वंद्वयुद्ध शुरू हुआ या नहीं? हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अचानक रुक गया। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या युआन वैंडोंग ने भी यही कहा था मेरे द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में प्रवेश करने से पहले? अरे बाप रे, क्या मैं भी उसी के नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ? छी छी छी, मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? उस आदमी में मेरे 100वें हिस्से की भी शालीनता नहीं है। मेरा सुंदर चेहरा देखकर तो भाग्य की देवी भी मेरा विशेष ध्यान रखेगी। चूंकि तुम मौत को गले लगाने के लिए इतने बेताब हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। युआन वेंजी द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में कूद पड़ा। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अपनी चचेरी बहन की तरह मत बनो जो लगातार बकबक करती रहती है लेकिन अंत में सबको निराश कर देती है, जुआन ने शांत भाव से उत्तर दिया। तुमने भाई वैंडोंग पर हमला करने के लिए घिनौने तरीके अपनाए। तुमने उसके साथ जो किया है, मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। युआन वेंजी ने अपनी तलवार निकाली और उसकी नोक जुआन की ओर कर दी। युआन झेंगचू की गुस्से भरी फटकार से वह लगभग उछल पड़ा। मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? उससे बात भी मत करो। अपने कान बंद कर लो। युआन वेंजी का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने लिए दिए गए इम्फ पहन लिए। पता नहीं क्यों इस आदमी की बातों में कुछ जादू सा आ जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी हर बात का खंडन करूं। उसके सामने जुआन को इम्स देखकर थोड़ी निराशा हुई। पिछली लड़ाई में वॉटरचास्टेरिन एक कौशल अप्रत्याशित रूप से उपयोगी साबित हुआ था। हालांकि इसने युआन वैंडोंग का ध्यान केवल एक पल के लिए ही भटकाया था, लेकिन इससे जो अवसर मिला वह भीषण लड़ाई के बीच अंतर पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन अगर भविष्य में मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी मेरे खिलाफ खेलते समय अपने कान ढक लें तो क्या वह कौशल अब से व्यवहारिक रूप से बेकार नहीं हो जाएगा? हालांकि जुआन ने जल्द ही उस निराशाजनक विचार को मन से निकाल दिया। आखिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर कोई हर समय इम्फ पहने रहे। युआन वेंजी ने तो उन्हें सिर्फ इसलिए पहना था क्योंकि उसे युआन वैंडोंग की तरह ध्यान भटकने का डर था। उसे वॉटरचास्टेरिन एक कौशल के प्रभावों के बारे में पता ही नहीं था। मर जा, युआन वेंजी ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी तलवार की नोक से जुआन की ओर बढ़ गया। हालांकि तलवारबाजी में उसकी दक्षता युआन वैंडोंग से कम थी, फिर भी उसने बुनियादी बातों को पूरी तरह समझ लिया था जिससे उसे जबरदस्त शक्ति प्राप्त थी। जैसे ही जुआन और उसके प्रतिद्वंदी के बीच कुछ वार हुए, उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी चालों का अनुमान लगाया जा रहा था। जुआन के मन की बात भांपते हुए युआन वेंजी जोर से हंस पड़ा। हा, तुम्हारी वो घटिया चालबाजी देखने में भले ही डरावनी लगे पर उसमें बस कुछ ही चालें हैं। उसके शब्दों का उसकी हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ा और वह जुआन पर लगातार जोरदार वार करता रहा। गुस्से से उबलता हुआ जुआन मन ही मन ओल्मी को कोस रहा था कि उसने उसे एक दोषपूर्ण चाल चलन कौशल क्यों सिखाया। अगर इसे इतनी आसानी से समझा जा सकता है तो इसका क्या फायदा? सच कहें तो जुआन संशोधित सनफ्लावर फैंटसम का इस्तेमाल कर रहा था जिसे ओल्मी ने हाल ही में विकसित किया था। उसे डर था कि कोई असली सनफ्लावर फैंटसम को पहचान लेगा, इसलिए उसने जल्दबाजी में ये संस्करण बनाया था। हालांकि उसे इस पर ठीक से सोचने का समय नहीं मिला था और इसी वजह से इसमें कई खामियां रह गईं। पिछली लड़ाई के दौरान कई विशेषज्ञों द्वारा एक साथ इसका विश्लेषण किए जाने के कारण यह तय था कि वे इसे रोकने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अगर ओल्मी को और समय दिया गया होता तो उसका कमजोर संशोधित संस्करण भी इतना मजबूत होता कि वहां मौजूद लोग आसानी से उसके छेदों के आर पार नहीं देख पाते। जुआन का ध्यान भटकते ही युआन वेंजी ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला तेज कर दिया। उसके होठों पर खुशी भरी मुस्कान थी और उसने इतनी ताकत से तलवार चलाई कि मानो किसी का पैर दो टुकड़ों में कट जाए। आज मेरी किस्मत अच्छी है। युआन वैंडोंग के अपाहिज हो जाने से युआन वंश की युवा पीढ़ी में कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, मैं युआन वैंडोंग का बदला भी ले पाऊंगा जो युआन वंश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा।
इस तरह युआन वंश का उत्तराधिकारी बनने की मेरी पूरी संभावना है। लगता है मुझे चू सेकंड मिस को इसके लिए धन्यवाद देना ही चाहिए। भले ही आपने बचपन से ही मुझे तंग किया हो, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा तोहफा भेजकर आपने उसकी भरपाई कर दी है। हाँ, बस देखते रहो जब मैं युआन वंश का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। शायद मैं चू वंश से तुम्हारी सगाई करवा सकूं, ताकि मैं तुम्हें हर दिन तंग कर सकूं। इसके बारे में सोचकर ही मुझे रोमांच हो रहा है। युआन वेंजी का क्रूर वार जुआन के पैरों को भेद गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके वार को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उसने केवल एक धुंधली छवि को ही काट डाला था, असली जुआन पहले ही कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी दृष्टि के किनारे पर उसे प्रकाश की एक झलक दिखाई दी और डर से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में घोर पीड़ा की चीख गूंज उठी। एक हाथ हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए उठा, मुट्ठी में तलवार जकड़ी हुई थी और उसकी पांचों उंगलियां लगातार फड़फड़ा रही थीं। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। जुआन के लात युआन वेंजी के पेट पर पड़ी, जिससे वह दर्द भरी कराह के साथ जमीन पर गिर पड़ा। युआन वेंजी ने उठने की कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह हिल भी नहीं सका। उसने कांपती आंखों से जुआन को देखा। तुम बहुत निर्दयी हो, वह चिल्लाया। आपने युआन वेंजी को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अपना हाथ खोना एक बात थी, लेकिन उसके बाद लगे उस जोरदार प्रहार ने उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे उसकी साधना शक्ति हमेशा के लिए ठप हो गई। कुछ ही क्षण पहले वह ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा था, लेकिन अगले ही पल वह धूल में मिल गया। उसकी भावनाओं में अचानक आई इस गिरावट ने उसे मानसिक रूप से टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था। जुआन चलकर उसके पास आए और ऊपर से उसे नीचे देखने लगी। मैं कोई दयालु इंसान नहीं हूं। अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो भी मैं अपनी बातों से उसे नाराज कर सकती हूं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो मैं उसे 10 गुना ज्यादा सबक सिखाऊंगी। मैंने तो बस तुम्हारी बांह तोड़ने और पेट में चोट पहुंचाने की योजना बनाई थी ताकि हुआनझाओ से बदला ले सकूं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी टांगें काटने की कोशिश की तो मुझे भी वैसा ही करने के लिए दोष मत देना। किनारे पर खड़े होंग शिंगिंग ने डर के मारे घूंट भरी और उसकी रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। वह बहुत ही क्रूर है। युआन कबीले की टुकड़ी क्रोध के विस्फोट में भड़क उठी। जुआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आपने युआन झेंगचू को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने युआन एक्सएक्सएक्स को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने युआन ये को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम। युआन झेंगचू अपने कबीले के 2 सदस्यों को अपनी आंखों के सामने अपंग होते देख कैसे शांत रह सकता था। उसने अपने कबीले के विशेषज्ञों को द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में उतारा और जुआन से बदला लेने का इरादा किया। हालांकि चू जोंगटियन पूरी तरह से तैयार था और चू कबीले के विशेषज्ञों के समर्थन से द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में उतर गया। युआन झेंगचू, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? पहले इतना उपदेश देने के बाद अब तुम कनिष्ठों के बीच द्वंद्वयुद्ध में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। युआन झेंगचू जानता था कि वह चू जोंगटियन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सांग होंग की ओर मुड़कर कहा, गवर्नर सांग, यह आदमी बहुत क्रूर है। कृपया हमारे युआन वंश के दुखों का निवारण कीजिए। चू कबीले के सदस्यों से घिरे होने के कारण जुआन पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने जोर से कहा, चाचा युआन, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम आपस में लड़कर अपने मतभेद सुलझाएंगे, लेकिन द्वंद्वयुद्ध खत्म होते ही आप फिर से शिकायत करने लगे हैं। क्या यह एक हारे हुए व्यक्ति का रवैया नहीं है? ये शब्द सुनकर युआन झेंगचू का गला भर आया। तुम्हारा चाचा कौन है? अगर मेरा भतीजा तुम्हारे जैसा होता तो मैं अब तक तुम्हें शौचालय में डुबो चुका होता। आपने युआन झेंगचू को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सांग होंग का गुस्सा फूट पड़ा। युआन परिवार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकम्मा निकला। ये लोग बार बार गलतियां करते हैं और फिर मुझसे उनकी गलतियों को सुधारने की उम्मीद करते हैं। मामले पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने जियांग लुओफू की ओर मुड़कर कहा, प्रिंसिपल जियांग, मुझे तेरा प्राथमिक तलवारबाजी शैलियों में इतनी जबरदस्त क्षमता की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। जुआन का पहले वाला प्रहार स्पष्ट रूप से प्रारंभिक तलवारबाजी के रूपों में से एक था। हालांकि किसी कारणवश युआन वेंजी अपनी उच्च साधना के बावजूद उस हमले से बचने में असमर्थ रहा। जियांग लुओफू ने द्वंद्वयुद्ध के अंतिम क्षणों को अपने दिमाग में दोहराया। सच कहूं तो वह समझ नहीं पा रही थी कि जुआन एक अपेक्षाकृत सरल चाल से इतनी कुशलता कैसे दिखा सका। उसकी तलवारबाजी के कुछ पहलू प्राथमिक तलवारबाजी से थोड़े अलग लग रहे थे, लेकिन वह ठीक ठीक बता नहीं पा रही थी कि क्या अंतर था। तलवारबाजी के 13 प्राथमिक रूप अकादमी के सदियों पुराने ज्ञान का सार हैं, इसलिए इसमें कुछ खूबियां तो हैं ही। अफसोस की बात है कि प्रतिभा की कमी के कारण हम इसके भीतर छिपी गहरी पेचीदगियों को समझ नहीं पाते, जियांग लुओफू ने उत्तर दिया। जिया यी ने भी अपनी बात रखी। गवर्नर सांग, चाहे हम किसी भी नजरिए से देखें, जुआन का पहले वाला वार अकादमी के प्राथमिक तलवारबाजी के सबसे सामान्य वारों में से एक था। अगर युआन वेंजी ऐसे वार से भी नहीं बच पाया तो जुआन पर संयम न बरतने का आरोप लगाने का कोई तरीका नहीं है। सांग होंग ने सहमति में सिर हिलाया। हालात ऐसे थे कि इस बार युआन वंश का साथ देना उनके लिए मुश्किल था। कुलपति युआन, हमने तय किया था कि चाहे कोई जीते या हारे, हम द्वंद्वयुद्ध के परिणाम पर कोई बहस नहीं करेंगे। आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। उनके शब्दों ने तुरंत ही भीड़ से सहमति की एक गूंज पैदा कर दी। बिल्कुल, हमने भी यही सुना। युआन वंश के लोग हार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वह कितना निकम्मा होगा अगर वह तलवारबाजी के शुरुआती स्तर को भी नहीं समझ सकता। अल्पविराम। जुआन ने राहत की सांस ली। उसने कुछ पल के लिए सनफ्लावर फैंटम का प्रयोग किया था और सौभाग्य से किसी ने भी इसे नहीं पहचाना था। उन्होंने केवल अकादमी की 13 प्राथमिक तलवारबाजी की सामान्य कला देखी थी, इस तथ्य से अनजान की सनफ्लावर फैंटम द्वारा इसे उन्नत करके पौराणिक बिक्सी तलवारबाजी का रूप दिया गया था। ये तलवारबाजी कला इस मायने में विचित्र थी कि केवल वही लोग इसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे जो इसका सामना करते थे। देखने वाले केवल इस बात से चकित रह जाते थे कि कैसे उसके विरोधी आसानी से और रहस्यमय तरीके से उसके हमलों के शिकार हो जाते थे। हालांकि जुआन को इस बात का पता नहीं था कि भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति उसे घूर रहा था। उसने जो तलवारबाजी का प्रदर्शन किया था वह उस आदमी की तलवारबाजी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देनी होगी। अध्याय 123। कुत्ते के मल का भी अपना उपयोग होता है।
भीड़ भड़क रही थी और युआन वेंजी की हार बेहद शर्मनाक थी। हालात उसके खिलाफ थे, इसलिए युआन झेंगचू के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह आगे बढ़ गया। युआन परिवार के बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हालात सुधरने की कोई उम्मीद न होने पर वू वेई भी तुरंत वहां से चला गया। वह इस बात से निराश था कि सांग होंग ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था और उसे विदाई देने की जहमत तक नहीं उठाई थी। बुकिंग ने जुआन को तीखी नजर से देखा और अपने पिता के साथ चली गई। इस आदमी ने हमारे वो कबीले की योजनाओं को नाकाम कर दिया। उफ, मैं पेन लॉन्ग और फू फैंग से कहूंगी कि वे इस बदले की कोई योजना बनाएं। जियांग लुओफू भी खड़ी हो गई। उसने जुआन से सवाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन दर्शकों की भीड़ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्राइटन मून अकादमी लौटने पर ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। जियांग लुओफू को उठते देख जी डेंगटू ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया और वहां से चला गया। जाते समय उसने सोचा कि युआन कबीले के उस लड़के ने उसकी ऊर्जा नष्ट तोड़ दी है और उसे इलाज की जरूरत पड़ेगी। अब मेरी जेब में एक और अच्छी रकम आने वाली है। हे छोटे जुआन, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। जियांग लुओफू के चले जाने के बाद जो पुरुष उसे घूर रहे थे उनमें से अधिकांश ने क्लैंस टूर्नामेंट में अपनी रुचि खो दी और तितर-बितर हो गए। शिये ने सांग होंग की ओर मुट्ठी जोड़कर उसे विदाई दी और फिर नगर स्वामी के महल की ओर लौट गया। रास्ते में उसने शिये शियू से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे उस आदमी से अच्छे संबंध हैं। जिया शियू ने सिर हिलाया। हमारी आपस में कुछ सुखद मुलाकातें हुई हैं। अकादमी में उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। इस बच्चे में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खूबियां हैं। अगर तुम उससे दोस्ती नहीं कर पाओगे तो भी उसे अपना दुश्मन मत बना लेना। शायद वही चू कबीले को हमारी तरफ ला सकता है। जिया शियू दुविधा में पड़ गई। पिताजी, आप मेरी प्रकृति को तो जानते ही होंगे। मैं महिलाओं को आसानी से जीत सकती हूँ, लेकिन किसी पुरुष के करीब आना, ये तो मेरी खासियत ही नहीं है। जिया यी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम अपना समय औरतों पर बर्बाद करते हो और जहां भी जाते हो मुसीबत खड़ी करते हो। अभी कुछ ही दिन पहले लॉर्ड झांग अपनी बेटी की तरफ से शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी? जिया शियू ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मतलब अगर हमारा रिश्ता होना ही नहीं है तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? जब भी हमारा ब्रेकअप होता है वो औरतें ऐसे क्यों बर्ताव करती हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। जिया दाओयुन ने अपने छोटे भाई को घूरते हुए धीरे से कहा, पिताजी कृपया जुआन का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। संयोगवश मुझे भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। जिया शियू लगभग अपना आपा खो बैठा। बड़ी बहन, वह आदमी तो कुख्यात मुफ्तखोर है, उसके झांसे में मत आना। जिया दाओयुन ने अपने छोटे भाई का कान पकड़कर गुस्से से मरोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा है? वैसे भी मैं तो बस उससे संगीत से जुड़े मामलों पर सलाह लेने जा रही हूँ। इससे भला क्या होगा? मुझे लगता है ऐसा ही है, शिशियू ने दर्द भरी सहमति जताते हुए जवाब दिया। मेरी बड़ी बहन के ऊंचे मापदंड हैं। उसने एक बार कहा था कि उसके पति में शहर चलाने लायक बुद्धि और देश में स्थिरता लाने लायक शक्ति होनी चाहिए। जुआन जैसा गली का लड़का इन मापदंडों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। लगता है मेरी चिंता व्यर्थ ही थी। नगर प्रमुख की टुकड़ी के चले जाने के बाद सांग कियान अपने पिता के पास दौड़ा और चिंता से बोला, पिताजी आपने जुआन की जीत की घोषणा कैसे कर दी? आखिर हुआ क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सांग होंग ने झल्ला कर कहा, तो फिर तुम मुझसे और क्या उम्मीद करते थे? वह युआन वंश तो किसी काम का नहीं। इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने मैं हारी हुई सत्ता पर शासन कैसे कर सकता था? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर बैठा व्यक्ति चू वंश से निपटना तो चाहता है, लेकिन राज दरबार की प्रतिष्ठा और छवि को वह कहीं अधिक महत्व देता है। इसके अलावा मैंने अभी तक आपको अपनी मर्जी से जुआघर बनाने में शामिल होने के लिए फटकार नहीं लगाई है। बेहतर होगा कि आप उस गड़बड़ी को ठीक से साफ करें। अपने बेटे को फटकार लगाने के बाद सांग होंग अपने अधीनस्थों के साथ गुस्से से लाल चेहरे के साथ वहां से चले गए। जाहिर है वे आज के टूर्नामेंट के नतीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सांग कियान का चेहरा भी उदास हो गया। मेरे पिता राज दरबार में भले ही एक प्रभावशाली व्यक्ति हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे कुल की कोई परवाह नहीं है। यदि वे अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशे बिना केवल राज दरबार से मिलने वाले भत्ते पर ही निर्भर रहेंगे तो हम बाकी लोगों का क्या होगा? इसके अलावा क्या यह अधिकांश अधिकारियों के लिए सामान्य प्रक्रिया नहीं है? उन सभी के अपने अपने व्यवसाय हैं। मेरे पिता तो बस बहुत पुराने ख्यालों वाले और अड़ियल हैं। एक कोमल आवाज ने उनके विचारों को बाधित किया। क्या राज्यपाल संघ मदद करने को तैयार नहीं है? हवा में तैरती हल्की खुशबू झेंग डैन के खूबसूरत चेहरे की याद दिलाने के लिए काफी थी। उसकी मौजूदगी से उसकी झुंझलाहट थोड़ी कम हो गई। हाँ, तुम मेरे पिता के बारे में भी जानती हो, वो ऐसे मामलों में दखल देना पसंद नहीं करते। झेंग डैन ने भौहें चढ़ा लीं। तो फिर हम क्या करें? क्या हम सचमुच 10 लाख ताइल चांदी का भुगतान करने जा रहे हैं? हालांकि सांग परिवार जुआघर में भागीदार था, लेकिन अधिकांश वित्तीय सहायता झेंग परिवार से आती थी, जो किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होता था। बिल्कुल नहीं, सांग कियान ने हैरानी से कहा। जुआघर को अभी तक कोई मुनाफा नहीं हुआ था और फिर भी उन्हें 10 लाख चांदी के सिक्कों का नुकसान हो चुका था। ये नुकसान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी निगाहें चू कबीले की टुकड़ी की ओर घुमाई और अचानक उसके मन में एक विचार आया। कहिए, चूंकि जुआन को आज द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में उतरना ही था, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसने शर्त की पर्ची अपने अध्ययन साथी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दी होगी? झेंग डैन की आंखें चमक उठीं। आप कह रहे हैं कि हम अभी इस अवसर का फायदा उठाकर सट्टेबाजी की पर्ची वापस छीन सकते हैं? बिल्कुल, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। एक बार जब उन्हें हमारी योजनाओं का पता चल गया तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा, सांग कियान ने कहा। ठीक है, झेंग डैन ने जल्दी से एक और शर्त पर्ची लिखी और वे दोनों चू कबीले के शिविर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर शीकुन ने उनकी अजीब हरकतों को देखा और भौहें चढ़ा लीं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्नो ने सिर हिलाया, वह कोई भी राय देने में असमर्थ थी। शीकुन ने गुस्से से सूंघा। सोचे तो सही, कल तो इन्होंने ही हमें गलत जानकारी दी थी। ये लोग चू कबीले के साथ गुपचुप तरीके से मिलीभगत तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? शीकुन के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति शी लेजी ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ज्यादा संभावना यही है कि उन्हें धोखा दिया गया है। वह लड़का बेहद चालाक है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? शीकुन ने भयानक चेहरे के साथ कहा।
अब जबकि जुआन ने चू वंश में इतना बड़ा योगदान दिया है और अपनी निकम्मे वाली छवि को बदल दिया है, तो चू वंश निश्चित रूप से उसे अलग नजरिए से देखेगा। चू चुयान शायद उससे प्यार भी कर बैठे। जुआन के चू वंश का असली दामाद बनने और अपनी प्रिय महिला को अपनी बाहों में लेने के विचार मात्र से ही ईर्ष्या की भावना उमड़ आती थी। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि पहले भी हत्या के कई प्रयास विफल हो चुके थे, जिसका मतलब था कि चू कबीला पहले से ही सतर्क था। उसे मारना बेहद मुश्किल होगा। युवक स्वामी, आपका मन भ्रमित है, इसीलिए आप उसे सीधे मारने के बारे में सोच रहे हैं। आप इस तथ्य को भूल गए हैं कि हमारे पास उससे अधिक लाभ है, शीलेजी ने मुस्कुराते हुए कहा। शीकुन ने उत्सुकता भरी नजरों से उसकी ओर तुरंत रुख किया। शीलेजी ने आगे कहा, इस समय हमारे पास अपार राजनीतिक शक्ति है, जो हमें दृढ़ अधिकार प्रदान करती है। हम अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके उसे आसानी से हटा सकते हैं। चू वंश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें शाही दरबार का खुलेआम विरोध करने की शक्ति नहीं है। हम बस यही कर सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी योजना बताई, शीकुन की बेचैनी असीम खुशी में बदल गई। हा, लगता है समझदारी उम्र के साथ ही आती है, इसीलिए तो मेरे पिता ने तुम्हें मेरा साथी बनाया है। स्नो भी सुनी बातों से चकित थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि असंबद्ध साधकों की संख्या में गिरावट क्यों आ रही है। सत्ता में बैठे लोग अपनी चालें बखूबी जानते हैं। जो भी उन्हें नाराज करता है, अंततः उनकी चालों में फंसकर उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अल्पविराम। इसी बीच पेई म्यानमान मुस्कुराते हुए जुआन की ओर बढ़ी। बधाई हो। उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही जुआन झट से चला गया। मुझे एक पल दीजिए, उसने पीछे मुड़कर कहा। पेई म्यानमान की मुस्कान पल भर में जम गई। ज्यादातर मर्द उससे एक शब्द भी बोलने का मौका मिलते ही डर के मारे कांपने लगते। हालांकि उसने पहले भी कई मर्दों को ठुकरा दिया था, फिर भी कई लोग कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाए। अब वह जुआन से बात करने की पहल कर रही थी, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उतना आकर्षक नहीं हूं, या यहाँ मुझसे भी ज्यादा आकर्षक कोई हो सकता है? उसके दिमाग में बस यही एक कारण आया कि जुआन चू चुयान को ढूंढने गया होगा। चूंकि वह उसकी पत्नी थी, इसलिए यह बात स्वीकार्य हो सकती थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब जुआन अपने सहपाठी के पास गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, एक कोने में ले गया और फुसफुसाने लगा। पेई म्यानमान अचंभित रह गई। एक पल रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे महिलाएं पसंद न हो? अपने छोटे से कोने में जुआन अपने साथी से बेचैनी से सवाल कर रहा था। मैं टूर्नामेंट की तैयारियों में इतना व्यस्त था कि पहले इसके बारे में पूछने का समय ही नहीं मिला। तुमने मेरा दांव किस जुआघर में लगाया था? हम 10 लाख ताइल चांदी की बात कर रहे हैं। मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से चेंग शॉपिंग ने रोते हुए उसकी ओर देखा और कहा, युवा स्वामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कृपया क्रोधित न हो। जुआन ने हाथ हिलाते हुए दिल खोलकर हंसा। चिंता मत करो, आज मेरा मूड अच्छा है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। चेंग शॉपिंग ने शर्त की पर्ची निकालते ही मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर था कि आप कुल टूर्नामेंट में हार जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ पैसे कमा लूं तो अच्छा होगा ताकि हारने पर आपके दुख को कम कर सकूं। इसलिए मैंने चुपके से आपके हारने पर शर्त लगा दी थी। खैर, अब जब हम कुल टूर्नामेंट जीत चुके हैं तो ये छोटी मोटी हार कोई मायने नहीं रखती, है ना? मैं कितना चतुर हूँ। युवा स्वामी, आप अपनी तलवार क्यों उठा रहे हैं? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर कीबोर्ड अपने गुस्से के अंक खुद इकट्ठा कर पाता तो यकीनन 9000 से ज्यादा होते। आखिर चेंग शॉपिंग जैसा कोई आज तक जिंदा कैसे बच पाया? घटनास्थल पर अभी अभी पहुंचे सांग कियान और जेंग डैन ने उनकी बातें सुन ली। वे तुरंत सहम गए। क्या ये वही मूर्ख सहपाठी था जिसने अपनी मर्जी से जुआन की शर्त बदल दी थी और उन दोनों ने मूर्खतापूर्वक उसके लिए शर्त वापस बदल दी थी? आपने सफलतापूर्वक संग कियान को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक जेंग डैन को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन चेंग शॉपिंग का पीछा कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके अंदर क्रोध के भाव उमड़ रहे हैं। आखिर ये दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं, खासकर जेंग डैन? क्या कुछ देर पहले तक वो मुझ पर पूरी तरह फिदा नहीं थी? तभी चेंग शॉपिंग की खुशी भरी आवाज गूंज उठी। अरे, शर्त अचानक कैसे बदल गई? क्या मुझे कुछ गलत याद था? हा, छोटे मालिक, जल्दी से देखिए, पता चला कि मैंने आपकी जीत पर शर्त लगाई थी। चेंग शॉपिंग ने उत्साह से सट्टेबाजी की पर्ची जुआन को थमा दी। आपने सफलतापूर्वक संग कियान को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक जेंग डैन को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने उन दोनों पर एक नजर डाली और फिर चेंग शॉपिंग के हाथ से शर्त पर्ची ले ली। शर्त वाकई उसकी जीत पर लगी थी, जिसमें जीतने की संभावना 100 गुना थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। आपने सफलतापूर्वक संग कियान को 66 बार ट्रोल किया है। आपने जेंग डैन को 66 बार सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। उसने बढ़ते हुए गुस्से के बिंदुओं पर गौर किया और उसे चेंग शॉपिंग की पहले कही बात में जोड़ दिया। जुआन के मन में एक विचार आया और उसने जल्दी से पूछा, तुमने कहा था कि तुमने कल मेरी हार पर शर्त लगाई थी। मैंने नहीं किया, चेंग शॉपिंग ने हंसते हुए कहा। बेशक, मुझे शुरू से ही विश्वास था कि तुम जीतोगे। मैं तुम्हारी हार पर शर्त क्यों लगाऊंगा? तुमने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। जुआन ने सहज ही चेंग शॉपिंग के शब्दों को उलट दिया और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए सांग कियान और जेंग डैन की ओर मुड़कर कहा, लगता है इसके लिए मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ने उसका दांव नहीं बदला होता तो मैं इस बेवकूफ सहपाठी के हाथों हार जाता। उन्हें विशेष स्याही, कागज और ऐसे ही अन्य उपकरणों से जुड़ी तरकीबों की अच्छी जानकारी थी। आखिरकार ये सब उनके पिछले जीवन के नाटक धारावाहिकों का अभिन्न अंग थे। आपने सफलतापूर्वक संग कियान को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक जेंग डैन को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अपने भीतर के गुस्से के बावजूद उन दोनों ने अपने चेहरे पर एक आदर्श मुस्कान बनाए रखी और कहा, युवा स्वामी जू, हमें खेद है कि हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो बस आपको आपकी जीत पर बधाई देने आए हैं। जुआन का यह महज एक अनुमान था, लेकिन क्रोध बिंदुओं के प्रवाह ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। उसने चेंग शॉपिंग को तीखी नजर से देखा, जो उसे चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। यह आदमी सचमुच भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसकी नासमझी की भरपाई उसकी अच्छी किस्मत कर देती है। काश मैं किसी तरह इसका फायदा उठा पाता।
वह एक तुरुप के पत्ते की तरह होगा जिसका इस्तेमाल मैं अपने विरोधियों को चौंकाने के लिए कर सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे इस बार हुआ। आखिरकार इस दुनिया में टॉयलेट पेपर की एक शीट या कुत्ते की गंदगी के ढेर का भी अपना अपना उपयोग होता है। अध्याय 124 पूछताछ। धन्यवाद धन्यवाद। जुआन ने चेन शॉपिंग के अविश्वसनीय स्वभाव का फायदा उठाने का एक नया तरीका सीखते हुए बड़ी रकम कमाई थी, इसलिए उसका मूड काफी अच्छा था। सांग कियान और झेंग डैन ने उससे थोड़ी देर और बात की, फिर वे चले गए। जैसे ही वे उसकी नजरों से ओझल हुए, सांग कियान के चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा भाव आ गया। धिक्कार है, मैंने उस समय शर्त बदलने की मूर्खता क्यों की? झेंग डैन ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। कौन उम्मीद कर सकता था कि उसका सहपाठी इतना दुस्साहसी होगा कि अपने ही गुरु के आदेशों की अवहेलना करेगा। उसके शब्दों ने सांग कियान के दिल को छू लिया। ये तो वाकई अतार्किक है। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि जुआन ने हमारी छेड़छाड़ का अनुमान लगा लिया हो और इसलिए युआन वंश को गलत संदेश देने के लिए जानबूझकर उसकी हार पर दांव लगाया हो? अगर वो इतनी दूर तक सोच पाता तो वो वाकई बहुत भयानक इंसान होता। झेंग डैन ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हरकतों का इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। शायद उसका इरादा युआन कबीले को गुमराह करने के लिए 10,000 ताइल चांदी खर्च करने का था, लेकिन हमने गलती से उसके लिए शर्त बदल दी। धिक्कार है। सांग कियान ने अपनी बदकिस्मती पर गुस्सा निकाला। हालात उसके पक्ष में नहीं थे। आपने सफलतापूर्वक सांग कियान को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सट्टे की पर्ची बदलने की हमारी शुरुआती योजना विफल हो गई। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? झेंग डैन ने जल्दबाजी में तैयार की गई सट्टेबाजी की पर्ची निकाली और उसे फाड़ दिया। लगता है अब यह फैसला आपको ही लेना होगा, सांग कियान ने झेंग डैन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा। झेंग डैन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम चाहती हो कि मैं उसे फिर से बहकाऊं? सांग कियान ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको सिल्वरहुक कैसीनो से प्रॉमिसरी नोट तो ढूंढना ही होगा। बस आपको एक अतिरिक्त बेटिंग स्लिप ढूंढनी होगी। झेंग डैन ने बर्फीली नजर से देखते हुए तीखे स्वर में कहा, सांग कियान, तुम अपनी मंगेतर को बार बार दूसरे आदमी की बाहों में क्यों धकेल रही हो? क्या तुम्हें कोई अजीब सनक सवार है? सांग कियान तुरंत भड़क उठी। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम सचमुच उसके सामने झुक जाओ। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उसने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया? तुम ऐसा क्यों जता रही हो जैसे मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम अपना शरीर उसे बेच दो? झेंग डैन की आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। जो नदी के किनारे चलते हैं उनके पैर आखिरकार भीग ही जाते हैं। जुआन उतना कमजोर नहीं है जितना उसके बारे में अफवाहें फैला रही हैं। अगर उसने सच में मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं भविष्य में किसी का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। सच तो यह है कि जुआन के करीब आने में उसे कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा इच्छुक नहीं दिख सकती थी। उसे सांग कियान को इस बात का एहसास दिलाना था कि उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे इस स्थिति में धकेल दिया है। तभी वह उसे और ज्यादा प्यार करेगा और शादी के बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। झेंग डैन के चेहरे पर दयनीय भाव देखकर सांग कियान का दिल चकनाचूर हो गया। उसने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। अगर जुआन ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो तुम निश्चिंत रहो कि मैं उसकी जान ले लूंगा। सचमुच? झेंग डैन ने बड़ी बड़ी नम आंखों से सांग कियान की ओर देखा। बिल्कुल। अपनी खूबसूरत मंगेतर को देखकर सांग कियान का दिल पिघल गया। छोड़ो, चलो 7.5 मिलियन ताइल के उस वचन पत्र और सट्टेबाजी की पर्ची को भी छोड़ देते हैं। हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। हालांकि झेंग डैन ने निराशा में सिर हिलाया। नहीं, वह वचन पत्र आपकी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है और वह शर्त पर्ची भी 10 लाख चांदी के सिक्कों की है। हमारे भविष्य के लिए मेरे पास खुद को कुर्बान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। अपने सामने खड़ी खूबसूरत सौम्य महिला को देखकर सांग कियान को एहसास हुआ कि ऐसी गुणी मंगेतर पाकर वह कितना भाग्यशाली है। झेंग डैन ने उसकी बात पर और ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग पहले ही जुआन से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका सोचने में लग चुका था। अल्पविराम। जुआन को जोरदार छींक आई। उसने नाक रगड़ते हुए बुदबुदाया, कौन सी खूबसूरत महिला इस समय मेरे बारे में सोच रही है? उसके बगल में खड़ी चेंग शॉपिंग ने चापलूसी भरे लहजे में उसकी ओर सिर हिलाया। आज सुबह युवा स्वामी ने अपनी असली क्षमता का परिचय देते हुए 5वें दर्जे के साधक को पराजित किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने चू वंश को कुल प्रतियोगिता जीतने में मदद की। निस्संदेह आज से उनका रुतबा बहुत बढ़ जाएगा और मेरा भी। ऐसे समय में मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं युवा मालिक की नजरों में अच्छा स्थान प्राप्त कर लूं। क्या आपको अपनी पत्नी के ये शब्द सुनने से डर नहीं लगता? अचानक एक चिढ़ाने वाली आवाज उन तक पहुंची और पेई म्यानमान चलकर उनके पास आए। उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरी पत्नी पहले ही कह चुकी है कि उसे मेरे दूसरी महिलाओं की तलाश करने से कोई आपत्ति नहीं है। पेई म्यानमान उसके अप्रत्याशित जवाब से अचंभित रह गई। क्या चू चुयान ने ये शब्द कहे? तो फिर उससे क्यों नहीं पूछते? जुआन ने चू चुयान की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर क्या बात है? क्या तुम मेरी पत्नी बनने में रुचि रखती हो? चू चुयान तुम्हारी अच्छी दोस्त है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। चेंग शॉपिंग दंग रह गया। युवा मालिक वाकई बड़े साहसी हैं। लगता है मैंने अतीत में उन्हें कमा का था। सोचो, वो अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त को उसके सामने ही बहकाने की कोशिश करेंगे। ये युवा मालिक मुझे अपनी सफलता का राज कब बताएंगे? क्या तुम मेरे आदमी बनना चाहते हो? पेई म्यानमान ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। चेंग शॉपिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। पेई म्यानमान को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वह सचमुच मोहक है। उसकी खिलखिलाती आंखें ही किसी के भी दिल को मोह लेने के लिए काफी हैं। युवा मालिक का उससे इतनी शांति से बात करना इस बात का प्रमाण है कि वह वास्तव में कितना अद्भुत है। तुम्हारे लिए पर्याप्त शक्तिशाली माने जाने के लिए मेरी साधना का स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए? जुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। चू चुयान को अपनी ओर आते देख पेई म्यानमान ने मजाक करना बंद कर दिया। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। हमारा वादा मत भूलना। वह मुड़ी और चली गई, अपने पीछे खुशबू की एक लकीर छोड़ गई। तुम दोनों किस बात पर सहमत हुए? चू चुयान ने जुआन को संदेह भरी निगाहों से देखा।
हमने इस बात पर सहमति जताई थी कि वह भविष्य में मेरी रखेल बनेगी, जुआन ने जवाब दिया। चेंग शॉपिंग दंग रह गया। युवा स्वामी सचमुच एक योद्धा हैं। दूसरी ओर चू चुयान अवाक रह गई। स्पष्ट रूप से उसने जुआन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मेरे साथ आओ, हर किसी को तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसे ही जुआन चू कबीले के अन्य सदस्यों के पास पहुंचा, उसने खुद को एक विशाल भीड़ से घिरा हुआ पाया। युवा स्वामी, हमें आपसे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। ये लाल लबादा सेना द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई एक उपचार औषधि है। हमारे युवा स्वामी ने अपने शत्रु को इतनी आसानी से हरा दिया कि उन्हें कोई चोट भी नहीं आई। उन्हें आपकी दवा की क्या आवश्यकता होगी? हमारी दवा सिर्फ चोटों को ठीक करने के लिए नहीं है, ये किसी की ऊर्जा की रिकवरी को भी तेज कर सकती है। युवा स्वामी ने पहले जो 2 लड़ाइयां लड़ी, उनसे उनकी ऊर्जा की काफी कम हो गई होगी। अल्पविराम। चापलूसी करने वालों का झुंड, होंग शिंगिंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बाकी लोग जुआन की चापलूसी करने के लिए दौड़ रहे थे। उनमें से कई लोग पहले उसके प्रति चिंता जता रहे थे, लेकिन तुरंत उसे छोड़कर जुआन के पास चले गए। जुआन की आज की उपलब्धियां निश्चित रूप से चू वंश में उसका स्थान ऊंचा कर देंगी। होंग शिंगिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। छी, ये दुनिया तो वाकई लालच से भरी हुई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उस पर एक गहरा साया छा गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि चू कुल के 2 नौकर एक मेज खिसकाकर उसके पास ले आए थे। वे उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने अधीरता से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? लगता है अब तो एक हारे हुए शेर को भी तुच्छ कुत्तों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कमजोर लोग भी अब मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हैं, है ना? मुझे आश्चर्य है कि किसने कहा था कि अगर मेरा जीजा जीत गया तो वह पूरी मेज खा जाएगा। एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। चू हुआनझाओ अभी भी स्ट्रेचर पर दयनीय हालत में लेटी हुई थी। हालांकि जिस तरह से वह अपने गोरे पैरों को हवा में धीरे धीरे हिला रही थी, उससे लग रहा था कि वह अच्छे मूड में थी। अगर कोई और मौका होता तो होंग शिंगिंग निश्चित रूप से उन लंबी पतली टांगों की हरकतों से पिघल जाता, लेकिन उसने पहले जो शब्द कहे थे उनसे वह उत्तेजित हो गया था। चू हुआनझाओ ने मेज पर हाथ फेरते हुए कहा, देखिए, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन लाल लकड़ी की मेज तैयार करवाई है। यह अच्छी सामग्री से बनी है, लेकिन बाकी मेजों से कहीं ज्यादा नरम है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ। हाँ, मैंने आपके पाचन में मदद के लिए पानी का एक बर्तन भी तैयार रखा है। अगर यह काफी न हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाकी नौकरों से और पानी मंगवा दूंगा। मैं होंग शिंगिंग का मुंह बार बार खुलता और बंद होता रहा, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। उसे पहले बेहोशी का नाटक न करने का पछतावा होने लगा था। इससे वह इस अजीबोगरीब स्थिति से बच जाता। ये सब जुआन की गलती है। आपने होंग शिंगिंग को ट्रोल करके 9 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन अभी भी भीड़ से उपहार खुशी खुशी स्वीकार कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके क्रोध के अंक अचानक बढ़ गए हैं। उसने होंग शिंगिंग की ओर मुड़कर देखा और पाया कि चू हुआनझाओ नौकरों को उसके ठीक सामने एक विशाल मेज लगाने का आदेश दे रहा है। ओह, लगता है मेरी भाभी उससे बदला लेने में मेरी मदद कर रही है। तभी चू झोंकटियन और किनवानरू ने होंग शिंगिंग की अजीबोगरीब स्थिति पर ध्यान दिया। चू झोंकटियन ने अपनी छोटी बेटी को घूरते हुए गरज कर कहा, बेवकूफी, तुम क्या कर रही हो? चू हुआनझाओ ने नाराजगी से मुंह बनाते हुए जवाब दिया, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर मेरे जीजाजी द्वंद्वयुद्ध जीत गए तो वह मौके पर ही पूरी मेज चट कर जाएगा। आपको उसकी बात साफ साफ सुननी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे किसी बात के लिए मजबूर कर रही हूँ। बस करो, तुम लोग ऐसे मजाक को गंभीरता से कैसे ले सकते हो? किनवानरू ने नौकरों पर एक नजर डाली और वे घबराकर मेज उठाकर पीछे हट गए। हम सब यहाँ एक परिवार हैं। शिंगिंग ने पहले चिंता के कारण ही वो बातें कही थीं। अब हंगामा करना बंद करो। बटलर होंग के प्रति सम्मान और पिछले कुछ वर्षों में चू वंश के प्रति होंग शिंगिंग के योगदान को देखते हुए ही किनवानरू को उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ा। इसके बावजूद अब उसे एहसास हुआ कि होंग शिंगिंग उतना भरोसेमंद नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। चू हुआनझाओ इस मामले पर और बहस करने ही वाली थी कि उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। परिणाम से नाखुश होकर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और रूठ गई। धन्यवाद स्वामी जी। होंग शिंगिंग ने चू झोंकटियन और किनवानरू को धन्यवाद देने के लिए तुरंत झुककर प्रणाम किया। हालांकि वह अंदर ही अंदर बेहद दुखी था। उसे दूसरों की तीखी निगाहें महसूस हो रही थीं। ये सब जुआन की गलती है। आपने होंग शिंगिंग को ट्रोल करके 9 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। ये क्या बकवास है? तुम इसके लिए भी मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। ये तो साफ था कि उन दोनों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जुआन ने इस मौके का फायदा उठाकर जितना हो सके उतना गुस्सा निकालने का फैसला किया। असल में मेज खाना इतना मुश्किल नहीं है। पहले इसे कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोकर नरम कर लें, फिर चबाकर खाएं। आप इसे पीसकर पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। अगर आपको इसका स्वाद न लगे तो इसे आटे में लपेटकर तल भी सकते हैं। शायद आपको इसका स्वाद पसंद आ जाए। उनके बयानों पर होंग शिंगिंग, चू झोंकटियन और किनवानरू ने समान रूप से अविश्वास भरी नजरों से देखा। मैंने अभी अभी क्या सुना? भला कौन समझदार इंसान मेज खाने के तरीके का विश्लेषण करेगा? किनवानरू ने रूखे स्वर में कहा, पुरुषों, पहले घायलों को चू एस्टेट वापस लाओ। उसे चिंता थी कि अगर वे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में रहे तो कोई झगड़ा हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें अलग कर दिया। जुआन ने भारी मात्रा में आ रहे रेज पॉइंट्स को देखकर खुशी से मुस्कुराया। चलो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मुझे भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर मैंने अभी होंग शिंगिंग को हरा दिया तो भविष्य में उससे कुछ भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। होंग शिंगिंग को घायल के रूप में ले जाने के बाद चू कबीले के शेष सदस्यों ने तुरंत अपना सामान पैक किया और चू एस्टेट लौट गए। जब वे वापस हवेली में आ गए तो चू झोंकटियन और किनवानरू ने बाकी लोगों को बाहर इंतजार करने का निर्देश दिया और जुआन को अकेले अध्ययन कक्ष में बुलाया। सभी को लगा कि इस घटना के बाद जुआन का रुतबा बढ़ेगा और सब उससे नजदीकी बनाने के तरीके सोचने लगे। जिन लोगों ने अतीत में उसे नाराज किया था वे अब पछतावे से भरे हुए थे और उससे अपने रिश्ते सुधारने के उपाय खोजने में जुट गए। अध्ययन कक्ष के दरवाजे बंद होते ही जुआन जोर से हंसते हुए बोला, सच में आप सबको मेरे प्रति इतना आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार चुयान मेरी पत्नी है। चुकुल के लिए अपना कर्तव्य निभाना मेरा कर्तव्य है। बेशक अगर आप मुझे 1 लाख ताइल चांदी या कुछ और इनाम देना चाहें तो मैं विनम्रतापूर्वक आपकी कृपा स्वीकार करूंगा।
अगर नहीं तो मुझे कुछ सुंदर दासियों की सेवा में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। चू झोंगटियन और चू चुयान ने एक दूसरे को घूर कर देखा। किन्वानरू के होंठ एक पल के लिए बिना आवाज किए हिलते रहे। सपने देखते रहो। और बर्दाश्त न कर पाने पर किन्वानरू ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाकर कहा, बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अध्याय 125, अपना पुरस्कार मुझे सौंप दो। चू झोंगटियन को होश में आने में थोड़ा समय लगा। आप में इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है कि आप अपने सास ससुर और पत्नी की मौजूदगी में खूबसूरत नौकरानियों की मांग करें? क्या आपको लगता है कि हम उन्हें अपनी बेटी से मुकाबला करने के लिए आपके पास भेज देंगे? दुनिया का कोई भी माता पिता ऐसा कभी नहीं करेगा। उस समय तो मैं भी कुछ खूबसूरत नौकरानियां चाहता था, लेकिन अंत में मैं यहाँ भी अकेला ही रह गया, है ना? चू झोंगटियन ने अनजाने में अपनी पत्नी की ओर एक रूठी हुई नजर डाली। जुआन भी किन्वानरू की बातों से स्तब्ध रह गया। उसके माथे पर धीरे धीरे शिकन आ गई और उसने पूछा, मैंने चू वंश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, फिर भी आप मुझे मुआवजा देने से इनकार करके इतने कंजूस तो नहीं हो सकते, है ना? किन्वानरू एक के बाद एक दूसरी बार अवाक रह गई। चू चुयान ने आखिरकार बोलना शुरू किया, क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आई? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है। हमारे चू कबीले में घुसपैठ करने के लिए इतनी दूर आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अपनी बात पूरी करते करते अचानक उसे जोर से खांसी आने लगी। चू झोंगटियन ने तुरंत चिंता व्यक्त की, तुम्हारी चोटें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर लग रही हैं। कोई बात नहीं, वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। चू चुयान ने सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें जुआन की ओर घुमा लीं। क्या मैंने चू कबीले में घुसपैठ की? जुआन हैरान थी, क्या आपने ही मुझे अपना दामाद नहीं चुना था और मुझे अपने साथ नहीं लाया था? चू चुयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं एक साधारण महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति को चुनना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरते हो। हालांकि सब कहते हैं कि तुम अयोग्य हो, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन अब साफ है कि तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा है। किन्वानरू ने भी आगे कहा, बिल्कुल। आपने अपनी असली ताकत को हमसे छुपाने के लिए इतनी मेहनत की ताकि आप हमें हानिरहित लगें। इसमें कोई शक नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे होंगे। इसके अलावा आप हमारे द्वारा की गई जांच को भी चकमा देने में कामयाब रहे। इसका मतलब है कि कोई बड़ी शक्ति आपकी मदद कर रही है। बोलिए, क्या आपको महारानी के गुट ने भेजा है या राजाची के गुट ने? जुआन को आखिरकार समझ आ गया कि वे उससे इतने नाराज क्यों थे। जवाब देने के बजाय उसने खुद एक सवाल पूछ लिया, सास जी, आपको क्या लगता है कि मुझे किसने भेजा है? चुप रहो, मुझे सास मत कहो, किन्वानरू गुस्से से चिल्लाई। बेशक तुम। अपनी गुस्से भरी बातों के बीच में ही वह रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि जुआन के कार्यों से उन गुटों में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ जिनका उसने अभी अभी जिक्र किया था। अगर मेरे इरादे वाकई बुरे होते तो मैं चू कबीले को क्लैंस टूर्नामेंट जीतने में मदद करने के लिए खुद को जोखिम में क्यों डालता? यकीनन आप भी इस टूर्नामेंट के नतीजों से वाकिफ होंगे, जुआन ने आगे कहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चू कबीले में अब तक तुम्हारा कोई महत्व नहीं था और तुम्हें अपना नाम बनाने और हमारा विश्वास जीतने का कोई रास्ता चाहिए था। साथ ही तुम चुयान के साथ भी संबंध बना पाओगे। अहम ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वह इस बात को नजरअंदाज कर दे कि उसकी बेटी और दामाद एक ही कमरे में नहीं सो रहे थे। ठीक है, तो मुझे इसे दूसरे तरीके से समझाने दीजिए। अगर मैं महारानी के गुट से होती तो मैं शी कबीले से क्यों झगड़ा करती और स्नोट जिसे उन्होंने चुयान के साथ रखा था मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा होता? जुआन ने कहा, और अगर मैं राजा क्यूई के गुट से होती, ओह, तो शायद कुछ संभावना हो सकती है। किन्वानरू ने ठंडे लहजे में उपहास किया, और कुछ कहना नहीं है ना? लेकिन जुआन भला बहस कैसे हार सकता था? उसने तुरंत संभल कर एक विचार सोचा। दरअसल ये साबित करने का एक आसान तरीका है कि मेरा राजा क्यूई से कोई संबंध नहीं है। आप इसे कैसे साबित करने का इरादा रखते हैं? चू चुयान ने पूछा। अवचेतन रूप से वह आशा करती थी कि जुआन का इन दोनों शक्तियों से कोई संबंध न हो। वह जुआन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके साथ रहने की उसे आदत हो चुकी थी। हालांकि वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, लेकिन इस समय उसके लिए कोई और ढूंढना मुश्किल होगा। ये कैसा रहेगा? जुआन ने आकाश की ओर इशारा करते हुए शपथ ली, राजा क्यूई के बेटों के गुदादवार नहीं होंगे और उनकी सभी बेटियां मेरी रखैल बनेंगी। अब आप ये तो नहीं सोच सकते कि मैं राजा क्यूई के गुट से हूँ। किन्वानरू भय से पीछे हट गई, जबकि चू चुयान ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें जल्दी से हटा लीं। चू झोंगटियन गुस्से से भड़क उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? अगर राजा ची को पता चला तो वो तुम्हें तुरंत मौत की सजा दे देंगे। जुआन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा राजा क्यूई से कोई संबंध नहीं है? क्या अब मैं आपके भरोसे के लायक हूँ? भले ही आपका राजा ची से कोई संबंध न हो, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप महारानी के गुट से हों, किन्वानरू ने कहा। कौन जाने, हो सकता है कि आप शीकुन और अन्य लोगों के साथ मिलकर हमारा विश्वास जीतने के लिए नाटक कर रहे हों। क्या इसे भी आसानी से गलत साबित नहीं किया जा सकता? जुआन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक बार फिर कसम खाने लगा। अब से महारानी। चू झोंगटियन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर जुआन का मुंह ढक दिया। बस करो, महारानी के बारे में इस तरह बात मत करो, चाहे वो सुन भी ना पा रही हो। इस तरह तो बस कुछ ही समय की बात है, तुम्हारी ये गंदी जबान तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगी। जुआन ने मन ही मन उपहास किया। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी यह सड़ी हुई जुबान ही मुझे तरक्की दिलाएगी। तो फिर आपकी साधना का ये वर्तमान स्तर कहाँ से आया? चू चुयान ने जुआन को ध्यान से देखा। मैंने द्वंद्वयुद्ध के मैदान में जो देखा, उसके आधार पर आप कम से कम तीसरे दर्जे के तो होने ही चाहिए। क्या आपको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आपका पति निकम्मा नहीं है, जैसा कि दूसरे कहते हैं? जुआन ने मुस्कुराते हुए चू चुयान की ओर झुककर पूछा। चू चुयान ने अनजाने में उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं आश्चर्यचकित होने से ज्यादा हैरान हूँ। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ओह, जुआन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, दरअसल मैं बचपन से ही प्रतिभाशाली रही हूँ। बस मुझे अपनी प्रतिभा का बखान करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अब तक लाइमलाइट से दूर रही हूँ। इसीलिए दुनिया मुझे गलत समझती है। आम जनता प्रतिभाओं को समझ नहीं पाती और उनके साथ भेदभाव करती है। क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? किन्वानरू का धैर्य जवाब दे गया। हमने आपको अपना दामाद बनाने से पहले आपकी पूरी जांच पड़ताल की थी। पिछले 10 सालों में आप सिर से पैर तक निकम्मे रहे हैं।
आपके दिवंगत चाचा को भी साधना का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आप साधना सीख सकते थे। जुआन दिल खोलकर हंसा। दरअसल बात कुछ इस तरह है, कई साल पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई जो भूख से मरने की कगार पर था। दया करके मैंने उसे एक रोटी दी। उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुझे साधना की एक तकनीक सिखाई। तब से मैं लगन से उसका अभ्यास कर रहा हूँ और देखते ही देखते मैं अपने वर्तमान स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट की कई फिल्में देखी थीं और वे उन कथानक युक्तियों से भलीभांति परिचित थे जो नायक की शक्तियों में अचानक वृद्धि का कारण बनती हैं। हाँ, एक साधक जो भूख से इतना तड़प रहा था कि उसे बचाने के लिए तुम्हें उसकी मदद की जरूरत पड़ी। किन वानरू को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो? मेरा मतलब है, किसान भी बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हैं। भगवान ही जाने उसने क्या क्या झेला होगा। जुआन ने तुरंत अपनी कहानी पूरी की। किन वानरू और चू जोंगटियन ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। अगर जुआन ने सारी बातें समझाने की कोशिश की होती तो शायद उन्हें उस पर और भी शक होता, लेकिन जुआन का अपनी अधूरी कहानी पर जोरदार और दृढ़ निश्चय ने उसे कहीं ज्यादा विश्वसनीय बना दिया। ठीक है, हम फिलहाल आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन किन वानरू का लहजा अचानक तीखा हो गया। अगर हमें कभी पता चला कि आप हमें धोखा दे रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम आपके साथ इतना नरमी से पेश नहीं आएंगे। लेकिन अगर तब तक चुयान और मैं आपके लिए पोते पोती पैदा कर चुके हों तो क्या आप अपने पोते पोती की खातिर मुझ पर थोड़ी नरमी नहीं बरतेंगे? चू जोंगटियन और किन वानरू दोनों अवाक रह गए। चू चुयान का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। चुप रहो, तुम्हारे बच्चे कौन पैदा करेगा? जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए। क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? हमारे लिए बच्चे होना बिल्कुल सामान्य बात है। पुई, चू चुयान चाहे कितनी भी कठोर स्वभाव की हो, वह फिर भी एक युवती थी। जुआन के मजाक ने उसे नाराज होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाने पर मजबूर कर दिया। ये बंदा तो हद ही कर देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। कमरे में व्याप्त असहजता को कम करने के लिए चू जोंगटियन ने हल्की खांसी की। तो जुआन, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जुआन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ससुर जी कृपया मुझे अब जुआन कहकर न बुलाएं। कृपया मुझे आजू कहकर बुलाएं। आजू? चू जोंगटियन हैरान रह गया। ये तो काफी अजीब उपनाम है। जुआन ने मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे गृहनगर में आजू एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल सुंदर लड़कों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 1 चू जोंगटियन ने आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। हालांकि जुआन के दिमाग में कुछ गड़बड़ होने की बात जानते हुए उसने उससे बहस न करने का फैसला किया। आजू, तुमने आज युआन कबीले के 2 सबसे होनहार जूनियर को अपाहिज कर दिया है। अब से तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए और भी विशेषज्ञ भेजूंगा। किन वानरू ने आगे कहा, आज किस्मत से ही द्वंद्व युद्ध जीतने पर इतना आत्मसंतुष्ट मत हो जाना। तुम्हारी वास्तविक साधना अभी केवल तीसरे स्तर पर है। अगर युआन वैंडोंग ने अहम मौके पर अपना ध्यान न भटकाया होता तो अपंग होने वाला तुम होते। अब से थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जुआन ने बेबसी से कंधे उचका दिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मुझ जैसी असाधारण शख्सियत चाहे जहां भी जाए सुर्खियों में बनी रहेगी। अगर मैं गुमनाम रहना भी चाहूं तो दुनिया मुझे ऐसा करने नहीं देगी। उसकी शेखी बघाड़ने की आदत से तंग आकर चू जोंगटियन और किन वानरू ने निर्णायक रूप से जुआन को कमरे से बाहर निकाल दिया। जुआन को बर्खास्त किए जाने के बाद चू जोंगटियन ने अपनी बेटी की ओर मुड़कर पूछा, चुयान, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? चू चुयान ने भौहें चढ़ाकर सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि वह दूसरे कबीलों द्वारा भेजा गया जासूस है। कोई भी उसके जैसे चरित्र वाले व्यक्ति को हम पर जासूसी करने के लिए नहीं भेजेगा। चू जोंगटियन और किन वानरू उससे पूरी तरह सहमत थे। जुआन के उद्दंड स्वभाव को कोई कभी नहीं भूल सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभी केवल तीसरे दर्जे का साधक है। भले ही वह हमारे साथ ईमानदारी से पेश न आए, फिर भी हमारे पास उससे निपटने के साधन हैं, किन वानरू ने कहा। चू चुयान ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भविष्य में उस पर और अधिक ध्यान दूंगी। अल्पविराम। इसी बीच जुआन के कमरे से निकलते ही चू हुआनझाओ कुछ लोगों के साथ तेजी से उसके पास पहुंची। जीजा जी, कैसा रहा? क्या मेरे माता पिता ने आपको आपकी मेहनत का इनाम दिया? भीड़ में मौजूद अन्य लोग भी जुआन को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। चुकुल में जुआन की स्थिति चाहे कितनी भी नीची क्यों न रही हो, वह फिर भी परिवार का दामाद था। आज के टूर्नामेंट में उसने जो पुण्य अर्जित किए थे उससे ये निर्विवाद था कि अब से चुकुल उसे बहुत पसंद करेगा। अंततः जुआन को समझ आ गया कि वह एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। एक पल रुकिए, हाँ, मेरा इनाम कहाँ है? वह चू जोंगटियान और किन वानरू की लय में इतना मग्न हो गया था कि वह इस मामले को ही भूल गया था। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिला? जुआन को चुप देखकर चू हुआनझाओ को तुरंत उस पर गुस्सा आया। मेरे माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बड़ी बहन को तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था। कौन कहता है कि कोई इनाम नहीं है? जुआन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुम्हें मुझे इनाम के तौर पर दिया है। चू हुआनझाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या उन्होंने सचमुच? तभी उसकी नजर जुआन की आंखों में चमक पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने तुरंत अपनी बैसाखियों को हथियार बनाकर उस पर जोर से पटका। बदबूदार जीजाजी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? तुम इतनी तेजी से कैसे दौड़ पाते हो? जुआन झट से वहां से भाग गया और चू हुआनझाओ बेताब होकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। भीड़ हैरानी से एक दूसरे को देखती रह गई। दूसरी शाखा के चू होनकाई ने राहत की गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो डर ही लग गया था। मुझे लगा था कि चाचा ने सचमुच हुआनझाओ की सगाई उससे कर दी है। मोटे ताजे चू युचेंग की आंखें पतली अर्धचंद्राकार आकृति में ऊपर की ओर उठी और उसने कहा, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। चू होनकाई ने उपहास करते हुए जवाब दिया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है चुयान और हुआनझाओ किस तरह के लोग हैं? भला ये दोनों बहनें एक ही आदमी की सेवा कैसे कर सकती हैं? और जुआन तो बस एक जबरन भर्ती किया गया दामाद है। चू युचेंग ने अपनी बात पर बहस करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह चू कबीले के आंगन में इधर उधर दौड़ रहे दोनों लोगों को ध्यान से देखता रहा। हुआनझाओ की शर्माई हुई प्रतिक्रिया से वह समझ गया कि उसे इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी।
इतना ही नहीं, उसने उसे मारने के लिए अपना विलाप कोड़ा निकालने के बजाय सहज रूप से अपनी बैसाखियों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि हमारे नियुक्त दामाद काफी दिलचस्प व्यक्ति हैं। अल्पविराम। चू हुआनझाओ के साथ हंसी मजाक करते करते वह अनजाने में अपने ही घर में पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि बूढ़ी मी उसके सामने खड़ी है और वह झट से पीछे हट गया। किसी कारणवश उसे उस बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति में असहज महसूस हो रहा था। चू हुआनझाओ ने भी देखा कि वहां एक अजनबी मौजूद है और उसे देर से एहसास हुआ कि चू एस्टेट की दूसरी मालकिन का अपने देवर के साथ इस तरह घूमना ठीक नहीं है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तिरस्कार भरी सांस ली। अगली बार हिसाब बराबर कर लूंगी। इतना कहकर वह वहां से तेजी से चली गई। चू हुआनझाओ के जाने के बाद ओल्ड मी ने जुआन पर अपनी आंखें गड़ाकर ठंडे स्वर में पूछा, तुमने इतनी जल्दी अपनी साधना का स्तर कैसे बढ़ा लिया? ये डैनियल वू का संदर्भ है, जिन्हें वुयान जू के नाम से भी जाना जाता है। वे 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों में चीन में एक मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता थे और अपनी आकर्षक शक्ल और सुगठित शरीर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों और टीवी में काफी सफल करियर बनाया है। अध्याय 126, एक चालाक लोमड़ी के तौर तरीके। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह उसी बहाने से बूढ़े मी को बेवकूफ नहीं बना सकता था जो उसने चू झोंगटिन और किनवानरू पर इस्तेमाल किया था। चू एस्टेट में जुआन की परिस्थितियों को सबसे अच्छी तरह से जानने वाला कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा मी ही था। बूढ़ा मी जानता था कि केवल एक महीने पहले जुआन एक साधारण इंसान था और एक साधक बनने की उसकी यात्रा केवल उस साधना तकनीक के माध्यम से ही संभव थी जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाई थी। तुमने इतनी जल्दी अपनी साधना का स्तर कैसे बढ़ा लिया? जुआन के जवाब देने में देरी होने पर ओल्ड मी ने अपना प्रश्न दोहराया। उनका लहजा अधीर होता जा रहा था। मुझे लगता है कि मैं अभी जवान हूँ, इसलिए मेरी साधना थोड़ी तेजी से हो रही है। जुआन को बहाना बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि ओल्ड मी ने उसे ठंडी निगाहों से घूर कर देखा और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जुआन का चेहरा लाल हो गया। ये बहाना उसे भी हास्यास्पद लगा। उसने एक बार फिर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं अकादमी में दाखिला ले चुका हूँ। अकादमी हम में से प्रत्येक को साधना के लिए की स्टोन देती है। इसके अलावा अकादमी में की ऊर्जा कहीं अधिक समृद्ध है, इसलिए इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ओल्ड मी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि स्टोन के साथ भी इतनी जल्दी प्रगति करना तुम्हारे लिए नामुमकिन था। इसके अलावा फीनिक्स निर्वाण सूत्र मुख्य रूप से मार खाने पर निर्भर करता है, जिससे साधना का स्तर बढ़ता है। कि स्टोन तुम्हारे लिए सीमित रूप से ही कारगर हैं। जुआन ये सुनकर हैरान रह गया। ओल्ड मी ने बताया था कि स्टोन की प्रभावशीलता सीमित होती है, यह नहीं कि वे पूरी तरह बेकार होते हैं। फिर भी पिछली बार जब उसने कोशिश की थी तो उसे सफलता क्यों नहीं मिली? उसने सोचा कि कीबोर्ड प्रणाली ने किस प्रकार फीनिक्स निर्वाण सूत्र को उसके शरीर के भीतर विभिन्न संरचनाओं में बदल दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से वह साधना कर रहा था वह अपेक्षित तरीके से अलग था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विचलन हुआ? शायद इसका मतलब यह था कि वह अपनी साधना को या तो मार खाकर या कि फल खाकर ही बढ़ा सकता था। उसने सोचा कि अंत में यह कोई बुरा सौदा नहीं था, क्योंकि स्टोन की तुलना में की फ्रूट्स प्राप्त करना कहीं अधिक आसान था। जब जुआन का ध्यान कहीं और भटक रहा था तब ओल्ड मी का सब्र आखिरकार टूट गया। उसने जुआन का हाथ पकड़कर उसकी हालत जानने की कोशिश की। जुआन ने द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में 2 माहिरों को हराने का भरपूर आनंद उठाया था, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह ओल्ड मी के हल्के से किए गए हमले से भी नहीं बच पाया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड मी की मजबूत पकड़ ऐसी थी मानो किसी धातु के पंजे ने उसे जकड़ लिया हो। जुआन घबरा गई। ये क्या हो रहा है? ये बूढ़ा आदमी आखिर कितना शक्तिशाली है? बूढ़े मी ने हैरानी से कहा। उसने अपने लंबे नाखून से जुआन की उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया, जिससे खून की एक छोटी सी बूंद निकली। उसने खून की बूंद को सूंघने के लिए अपनी नाक के पास लाया और उसका शरीर तुरंत सदमे से कांप उठा। उसकी आंखों में अविश्वास था जब उसने जुआन को देखा। असाधारण प्रतिभा। जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे जियांग लुओफू की चेतावनी याद आ गई कि उसे अपनी प्रतिभा का स्तर दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, असाधारण प्रतिभा का क्या मतलब? हालांकि ओल्ड मी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने गुस्से भरी निगाहों से जुआन को देखा और चिंता से पूछा, इस दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी प्रतिभा में अचानक इतनी वृद्धि कैसे हो गई? उन्हें पूरा यकीन था कि 1 महीने पहले तक जुआन की प्रतिभा केवल निचले स्तर की ही थी, लेकिन अब वह असाधारण प्रतिभा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। भला उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं होता? जुआन जानता था कि अब इसे छुपाना नामुमकिन है, इसलिए उसने झटपट एक बहाना बना लिया। मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मुझे लगता है कि इसका संबंध उस जंगली फल से हो सकता है जो मैंने पिछली बार शहर के बाहरी इलाके में जाकर खाया था। कौन सा जंगली फल? बूढ़ी मी ने आगे पूछा। वह कैसा दिखता था? मुझे उसका वर्णन करो। ओह, जुआन एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, फल अंडाकार था और बाहर से लाल था। उस पर नुकीले सिरे वाले शल्क जैसे उभार थे। उसकी त्वचा मोटी और थोड़ी मोम जैसी थी और उसका गूदा लाल रंग का था। उसके गूदे में बहुत सारे काले टुकड़े धंसे हुए थे। जुआन के वर्णन के आधार पर फल की कल्पना करने की कोशिश करते हुए ओल्ड मी धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, क्या ये पौराणिक धारा स्केल्स हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गूदे का रंग थोड़ा अलग है। क्या ये रेड क्लाउड डिवाइन फ्रूट हो सकता है? हालांकि इसका बाहरी रूप अलग दिखता है। यह आखिर क्या हो सकता है? जुआन लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अगर तुम इसका अंदाजा लगा सको तो तुम भगवान हो। यह मेरे पिछले जन्म का ड्रैगन फ्रूट है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। ऐसा लगता है कि आपको एक सौभाग्यशाली संयोग से ऐसा फल मिल गया है जो आपकी क्षमता को बदल सकता है। हालांकि मेरे लिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि इतने उच्च स्तर का खजाना छिपे हुए ड्रैगन पर्वत में कैसे मिल सकता है, ओल्ड मी ने कहा। जुआन ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि बेवकूफ लोगों की किस्मत ही उनकी कमी पूरी कर देती है। बूढ़े मी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उन्होंने जुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी प्रतिभा जितनी अधिक होगी मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़े, जुआन ने उत्तर दिया। उसने अपनी अभी भी खून बह रही उंगली की नोक को देखा और बूढ़े मी के बारे में अपने विचार पर पुनर्विचार किया। अब तक वह बूढ़े मी को नए पारखियों को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए दिए गए दादाजी के उपहार के रूप में समझता था।
लेकिन लगता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा था। कोई भी बिना किसी अच्छे कारण के किसी अजनबी को निस्वार्थ भाव से अपनी शिक्षाएं नहीं देगा। आज के टूर्नामेंट में तुमने सनफ्लावर फैंटसम का इस्तेमाल तो नहीं किया? ओल्ड मी ने पूछा। मैंने नहीं किया, मैंने आपके बताए हुए संशोधित संस्करण का इस्तेमाल किया और लगता है कि यह काफी था। अगर उसने पहले ही उससे इस बारे में पूछा होता तो जुआन शायद कबूल कर लेता कि उसने युआन वेंजी से निपटने के लिए आखिरी क्षण में सनफ्लावर फैंटसम की एक चाल का इस्तेमाल किया था। हालांकि ओल्ड मी पर उसका भरोसा अब डगमगा रहा था। यह अच्छा है, ओल्ड मी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी गति क्षमता अधिकांश निम्न स्तर के साधकों से निपटने के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए उन्होंने जुआन की बातों पर पूरा भरोसा किया। ठीक है, अब आपको आराम कर लेना चाहिए। ये शब्द कहने के बाद वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने लगा। उसकी धीमी चाल के बावजूद कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। जुआन ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। ओल्ड मी की उपस्थिति में रहना हमेशा उसे बेहद तनावग्रस्त कर देता था। लगता है मुझे ओल्ड एमआई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तैयार करनी होगी। एक समस्या तुरंत सामने आ गई। ओल्ड मी का दबाव युआन झेंगचू और अन्य लोगों द्वारा आज सुबह किए गए हमले से भी कहीं अधिक था। ओल्ड मी निस्संदेह एक शक्तिशाली साधक था और इससे जुआन का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। एक गहरी आह भरकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। हमेशा की तरह उसने सबसे पहले अपने हाथ और चेहरा धोया। अब जब उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी तो वह अपनी इस रस्म को और भी खास बनाने के लिए सुगंध और अगरबत्ती भी खरीद सकता था। कहते हैं ना, भाग्य की देवी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तैयारियां पूरी होने के बाद जुआन लॉटरी में कूद पड़ा। अब तक उसने कुल 58,835 रेज पॉइंट्स जमा कर लिए थे। इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स उसने दर्शकों पर किए गए स्प्लैश डैमेज से हासिल किए थे। एक शानदार प्रदर्शन का आनंद विशाल दर्शकों द्वारा लिया जाना स्वाभाविक ही था। क्या अगली बार मुझे सार्वजनिक रूप से जियांग लुओफू के पैरों को गले लगाने की कोशिश करनी चाहिए? जुआन ने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। हालांकि उसे रेज पॉइंट्स के मामले में तो काफी फायदा होगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह मारा भी जाएगा। हमेशा की तरह उसने लॉटरी निकाली, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। उसे सिर्फ 59 की फ्रूट्स ही मिली, जो काफी निराशाजनक थी, हालांकि उम्मीद के मुताबिक ही थी। उसने सारी की फ्रूट्स निगल ली, जिससे चौथी संरचना लगभग एक तिहाई भर गई। उसने एक गहरी हताशा भरी आह भरी। वह भी तीसरे रैंक के चौथे चरण पर ही था, फिर भी सफलता पाने के लिए आवश्यक क्रोध अंकों की मात्रा खगोलीय थी। आगे की सफलताओं के लिए आवश्यक क्रोध अंक जुटाना उसे असंभव सा लग रहा था। अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और चेंग शॉपिंग की चापलूसी भरी आवाज सुनाई दी। युवा मालिक, चलिए शर्त की पर्ची भुना लेते हैं। इसमें 10 लाख चांदी के सिक्के हैं। जुआन की आंखें तुरंत चमक उठी और पल भर में उसका उदास मन उफान मार गया। इतनी सारी बातें घटित हो चुकी थीं कि वह ये बात लगभग भूल ही गया था। चल दर, जुआन हवेली से बाहर निकली, लेकिन तुरंत ही वापस मुड़ गई। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे अपने साथ चलने के लिए किसी को ढूंढना होगा। हालांकि इस बार उसकी जीत सिल्वरहुक कैसीनो से मिली रकम जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी यह कोई छोटी रकम नहीं थी। चू कबीले के कुछ गार्ड इस मामले को सुझाने के लिए काफी नहीं थे। उसे किसी अधिक विश्वसनीय समर्थन की आवश्यकता थी। अंततः उसकी पत्नी ही सबसे भरोसेमंद साबित हुई। पिछली घटना के बाद वह जुए से जुड़े मामलों को संभालने में माहिर हो चुकी थी। अल्पविराम। अपने कमरे में चू चुयान अपनी चोटों से उबरने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही थी। अचानक उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया और वह अचानक आगे की ओर झुक गई, जिससे उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि खून के पोखर में बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे थे और उसने अविश्वास से बुदबुदाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हनी हनी। तभी बाहर से एक जानी पहचानी हंसमुख आवाज सुनाई दी। अपनी आस्तीन झटकते ही खून का धब्बा गायब हो गया। ठीक उसी समय जुआन अंदर आ गई। प्यारी, दिन के बीच में बिस्तर पर क्या कर रही हो? क्या मुझे भी साथ में आने का न्योता दे रही हो? चू चुयान का दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो यह आदमी कुछ भी अच्छा बोल ही नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको सैर पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। चू चुयान ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत भाव से उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। पिछली बार जब जुआन ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तब उसने उसे धोखा दिया था और वह सड़क पर तमाशा बन गई थी। शायद इस बार भी वह अपनी शान को संतुष्ट करने के लिए वही कर रहा था। ओह ठीक है, मैं तुमसे सच सच बोलता हूँ। मैं अपनी जीती हुई रकम लेने के लिए एक जुआ घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वे मुझे धोखा दे सकते हैं। तुम्हारे साथ होने से मुझे ज्यादा तसल्ली होगी, जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ उसका कुछ हिस्सा बांट भी लूंगा। तुम फिर जुआ खेलने गए थे? चू चुयान की आंखें खुल गईं और उसने जुआन को नाराजगी भरी नजरों से घूरा। यह कोई जुआ नहीं था, मैं तो बस स्कूल की फीस वसूल रही हूँ। देखिए, उन्होंने तो मेरे खिलाफ 100 गुना दांव लगाने की हिम्मत ही कर ली। एक गणित शिक्षक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे उन्हें कुछ बुनियादी गणित सिखाना चाहिए। उन्हें यह दिखाना चाहिए कि किसी अनहोनी दुर्घटना की स्थिति में क्या हो सकता है, जिससे उन्हें जोखिम लेने के महत्व का एहसास हो। वैसे भी मैं उनसे कुछ ज्यादा ले तो नहीं रही हूँ, जुआन ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुम इसे जैसे चाहो कह लो, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि तुम जुआ खेल रहे हो, चू चुयान ने गुस्से में जवाब दिया। चू कबीले में जुआ खेलने के सख्त नियम हैं। पिछली बार तुम्हारे साथ सिल्वरहुक कैसीनो जाकर मैंने पहले ही एक अपवाद बना दिया था। अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। कम से कम चू वंश के लिए मेरे विशाल योगदान के लिए तो ऐसा करो। मतलब मेरी उपलब्धियों के लिए मुझे पुरस्कृत करने के बजाय तुम सब मुझसे पूछताछ करने लगे। अब तो तुम मेरे साथ सैर पर भी नहीं जाओगे। उफ, लगता है अब चू वंश में रहने का कोई मतलब नहीं है, जुआन ने गुस्से से ताना मारते हुए कहा और वहां से चली गई। तुम कहाँ जा रही हो? जुआन के अचानक गुस्से को देखकर चू चुयान ने अचंभित होकर पूछा। मैं पूरी दुनिया को यह ऐलान करने जा रहा हूँ कि हम एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। जुआन ने लापरवाही से हाथ हिलाया और बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। वापस यहीं आओ, चू चुयान ने घबराकर चिल्लाया। चू वंश का पीछा कर रहे अन्य गुटों से खुद को बचाने के लिए एक उपयुक्त पति ढूंढना उसके लिए आसान नहीं था। अगर जुआन उसे छोड़कर चला जाता तो भला उसे दूसरा पति कैसे मिलता?
इसके अलावा अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए जो मानदंडों पर खरा उतरे तो भी चू वंश की गौरवशाली प्रथम कुतिया होने के नाते वह भला 2 बार शादी कैसे कर सकती है। यह उसके लिए बेहद शर्मनाक होगा और निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला खड़ा कर देगा। लेकिन जुआन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह ऐसे चलता रहा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। घबराकर चू चुयान ने अपने होंठ दबाए और तेजी से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई ताकि उसे रोक सके। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है। सच में जुआन के लिए अपने होठों को ऊपर की ओर फैलने से रोकना मुश्किल था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली चालाक औरतों के आम हथकंडे मर्दों पर भी असरदार होंगे। अगर वो मना करे तो रो, अगर रोने से भी काम ना बने तो नखरे दिखाओ, अगर नखरे दिखाने से भी काम ना बने तो जान से मारने की धमकी दो। बिल्कुल, चू चुयान ने जवाब दिया। बस इस बार जुआन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं भी आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। नहीं तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि हम तलाक ले रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ो। चू चुयान ने जुआन को ठंडी निगाहों से देखा। जुआन लगभग हकलाते हुए बोली, अरे स्क्रिप्ट के अनुसार तो चलना चाहिए। हमें एक ही बिस्तर पर सोने की जरूरत नहीं है, एक ही कमरे में रहना भी मुझे मंजूर है। चू चुयान मुड़कर चली गई और बोली, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ कैसीनो जाने की जहमत भी नहीं उठाऊंगी। एक पल रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरे अनुरोध से सहमत हैं? चुप रहो। अल्पविराम। पिछली बार के अनुभव से सबक लेते हुए चू चुयान ने इस बार घोड़ागाड़ी से जाने की जिद की। उन्हें फोर सीज कसिनो के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहीं पर चेंग शॉपिंग ने पिछली बार दांव लगाया था। जाओ और इनाम जीत लो, जुआन ने शर्त की पर्ची चेंग शॉपिंग को देते हुए निर्देश दिया। ठीक है। चेंग शॉपिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह इस तरह के मजेदार काम करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने सीना फुलाया और काउंटर तक चलकर जोर से बेटिंग स्लिप पटक दी। कैसीनो में मौजूद हर किसी को सुनाई देने वाली तेज आवाज में उसने चिल्लाकर कहा, मैनेजर, मैंने लॉटरी जीत ली है। मुझे मेरे 10 लाख ताइल चांदी के सिक्के दे दीजिए। जैसा कि उम्मीद थी, इसने तुरंत कैसीनो में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मैनेजर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने पीछे खड़े व्यक्ति पर एक नजर डाली और फिर दांत पीसते हुए शर्ट पर्ची को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये धोखेबाज कहां से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नकली शर्ट पर्ची दिखाकर बेवकूफ बनाने की? अरे इसे बाहर निकालो। अध्याय 127, तुम मुसीबत में हो। चेंग शॉपिंग दंग रह गया। वह खुशी खुशी काउंटर की ओर बढ़ा था, ये सोचकर उत्साहित था कि युवा मालिक उसकी मेहनत का अच्छा इनाम देगा। लेकिन उसने किसी तरह सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। वे लोग यहाँ 10 लाख टैल्स चांदी की बात कर रहे थे। चेंग शॉपिंग की आंखें घबराहट से लाल हो गईं। हताशा भरी चीख के साथ वह मैनेजर से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फोर सीज कसिनो के गार्डों ने उसे तुरंत बाहर खींच लिया। Where did this lunatic come from? Beat him up real good so that even his mother wouldn't recognize him. The manager yelled, pointing an angry finger at Cheng Shuping while covering his swollen eyes with one hand. अरे क्या फोर सीज कसिनो अपने ग्राहकों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? आप न सिर्फ नुकसान की भरपाई करने से इनकार करते हैं, बल्कि अपने ग्राहकों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं और फिर उन्हें पीट पीट कर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। प्रवेश द्वार से एक तीखी आवाज आई। जुआन एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ कसिनो में दाखिल हुआ। उसके बगल में बैठी चुचुयान की निगाहें ठंडी पड़ गईं जब उसने चेंग शॉपिंग की दयनीय हालत देखी। हालांकि वह उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, फिर भी वह चुकुल का सदस्य था। वह कभी भी बाहरी लोगों को उस पर इस तरह अत्याचार करने की अनुमति नहीं देगी। चुचुयान के सूक्ष्म इशारे को समझते हुए चु कबीले के रक्षक तुरंत आगे बढ़े और फोर सीज कसिनो के रक्षकों को पीटकर चेंग शॉपिंग को उनके चंगुल से बचा लिया। वाह, ये महिला तो वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम चू वंश की प्रथम महिला को नहीं पहचानते? ब्राइटन मून शहर की नंबर 1 सुंदरी से यही उम्मीद थी। लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चू कबीले में जुए के खिलाफ सख्त नियम नहीं है? अल्पविराम। कसिनो में मौजूद अन्य लोग और साथ ही राहगीर भी तुरंत हंगामा देखने के लिए दौड़ पड़े। चेंग शॉपिंग सूजे हुए चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए जुआन के पास पहुंचा। उसने जुआन की जांघ को गले लगाया और गुस्से से चिल्लाया, छोटे मालिक, उस कमीने ने सट्टेबाजी की पर्ची फाड़ दी है। जुआन की पलकें फड़क उठीं। मेरे कपड़ों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अपनी नाक पोंछना बंद करो। चुचुयान को यहाँ देखकर फोर सीज कसिनो के मैनेजर ने कोई नखरे नहीं दिखाए। वह मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन उसकी चोटिल आंख के कारण वह थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। युवा चू, आप आज यहाँ क्यों आई हैं? मैं इस कसिनो का मैनेजर हूँ, ओल्ड थर्ड डू। कृपया मेरा स्वागत ठीक से न कर पाने के लिए मुझे क्षमा करें। चुचुयान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप हमारे चू कबीले के लोगों को कितना कम समझते हैं। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। ओल्ड थर्ड डू ने घबराई हुई मुस्कान के साथ जल्दी से जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि वह आपके आदेश पर आया था, इसलिए मेरे पहले के गुस्से के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जुआन ने अधीरता से हाथ हिलाया। बस करो, ऐसी औपचारिकताओं में हमारा समय बर्बाद मत करो। जल्दी करो और हमें 10 लाख चांदी के सिक्के चुकाओ जो तुम पर बकाया हैं। ओल्ड थर्ड डू ने हैरानी भरे भाव से पूछा, युवा स्वामी जू, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके नौकर द्वारा लाया गया सट्टेबाजी का पर्चा नकली है, इसलिए मैं इसे आपके लिए बुना नहीं सकता। अगर सट्टेबाजी की पर्ची नकली होती तो तुम्हें उसे सबके सामने लाना चाहिए था ताकि सब उसकी गवाही दे सकें। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे यूं ही फाड़ देना बेहद अनुचित था? ये तो दोषी अंतरात्मा का कृत्य है, जुआन ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी बातों से भीड़ ने जोरदार सहमति जताई। उन्हें भी ओल्ड थर्ड डू की हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। हालांकि तीसरे बूढ़े डू ने इसका जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। मुझे पूरा यकीन था कि यह नौकर आपकी पीठ पीछे सट्टेबाजी की पर्ची में हेराफेरी कर रहा था। चू वंश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे वहीं फाड़ दिया, वरना इससे अप्रिय अफवाहें फैल सकती थीं। मुझे नहीं पता था कि वह आपके आदेश पर यहाँ आया था। चून की शर्ट पर्ची नष्ट हो चुकी थी, इसलिए जुआन के पास अपनी बात को गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उसकी बातें बिल्कुल तर्कसंगत थीं। जैसा कि उम्मीद थी, भीड़ की संदेह भरी निगाहें तुरंत जुआन पर टिक गईं। अरे तुम तो मुझ पर ही पलटवार करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तैयारी कर ली थी।
मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने असली शर्त पर्ची अपने पास रखी थी। जुआन ने अपने वस्त्र से असली पर्ची निकाली और सबके सामने प्रदर्शित की। कितनी खेदजनक बात है कि आपके दोषी विवेक ने आपको सट्टेबाजी की पर्ची को ध्यान से देखने तक से रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी गलती हो गई। ओल्ड थर्ड डू अवाक रह गया। आपने ओल्ड थर्ड डू को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक जेंग डैन को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने सफलतापूर्वक सांकियान को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने अनजाने में काउंटर के पीछे कसकर बंद दरवाजों पर एक नजर डाली। जेंग डैन और सांकियान सचमुच अंदर छिपे हुए हैं। लगता है ये जेंग परिवार का ही कोई धंधा है। ऐसा लगता है कि जेंग डैन के मेरे करीब आने की कोशिश के पीछे कोई छुपी मंशा है। शायद उसकी नजर सिल्वर हुक कसिनो से मिले 7.5 मिलियन ताइल चांदी के उस वचन पत्र पर है। उसे हाथ में लेकर वह बेर के संप्रदाय के सारे कारोबारों को आसानी से हड़प सकती है। फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि सांकियान ने इसके लिए वाकई बहुत मेहनत की। उसने तो अपनी मंगेतर से मेरे लिए हनी ट्रैप भी बिछाया और उसे मुझे इस तरह से गले लगाने और छूने की इजाजत दी। अरे, उस आदमी के मन में बेवफाई से जुड़ी कोई अजीबोगरीब कल्पनाएं तो नहीं है। ओह माय गॉड, अगर ऐसा है तो मुझे सच में उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। खैर, इससे तो यही लगता है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के अब मेरे पास नहीं हैं। मुझे जियांग लुओफू से कहना चाहिए कि फिलहाल इस मामले को छुपा कर रखे। ये देखना दिलचस्प होगा कि वे दोनों कितनी बेताबी से संघर्ष करते हैं और अंत में उन्हें एहसास होता है कि उनका सब कुछ व्यर्थ था। चुचुयान ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा, सट्टेबाजी पर्ची की प्रामाणिकता का पता लगाना बहुत आसान है। कैसीनो जालसाजी से बचने के लिए कागज की सामग्री, स्याही की गुणवत्ता और उस पर लिखी लिखावट पर विशेष ध्यान देते हैं और विवाद से बचने के लिए इसका रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में रखा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक कैसीनो दस्तावेजीकरण के लिए सट्टेबाजी पर्ची की एक अतिरिक्त प्रति रखता है। मैं उप मजिस्ट्रेट को आपके लेखा पुस्तकों की जांच करने और इस मामले का निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करूंगा। चू परिवार में निर्णय लेने वालों में से एक होने के नाते उन्हें व्यवसायों के संचालन के तरीके और साथ ही उन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। युवा मिस चू, कृपया एक पल रुकिए। पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया। मैं फोर सीज कसिनो का मालिक जेंग गुवानिक्सी हूँ। चू, प्रथम मिस और युवा मास्टर जू का हमारे परिसर में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। जेंग परिवार उन्हें इस मामले में उप मजिस्ट्रेट के पास जाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं देता। वे स्पष्ट रूप से दोषी थे और एक साधारण सी जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती थी। इसके अलावा अगर उप मजिस्ट्रेट ने उनके लेखा जोखा की पूरी तरह से जांच की तो उन्हें 10 लाख ताइल चांदी से कहीं अधिक का नुकसान हो सकता था। आप फोर सीज कसिनो के मालिक हैं। जुआन ने कसिनो के अंदरूनी कमरों पर नजर डालते हुए ये सवाल पूछा। ऐसा लगता है कि जेंग डैन और सांकियान खुलकर सामने आने का इरादा नहीं रखते। हालांकि अगर वे कैसीनो से जुड़े मामलों में खुलेआम दखल देते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों को संभालने के लिए किसी और को नियुक्त करना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। यस, आई एम, रिप्लाइड जेंग गांगसी विद एन एमिकेबल स्माइल। जेंग, क्या आप जेंग वंश से हैं? जुआन ने पूछा। जेंग गुवानिक्सी ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जेंग वंश से कोई संबंध नहीं है। मुझ जैसा साधारण व्यक्ति भला महान जेंग वंश से कैसे संबंधित हो सकता है? क्या मुझे कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करना चाहिए था? जब मैं अपना असली नाम इस्तेमाल करता हूं तो दूसरों के लिए मेरी पृष्ठभूमि का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं जेंग कबीले के नाम का इस्तेमाल करके दूसरों पर दबाव डालता हूं तो मेरे लिए समस्याओं को सुलझाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ये वाकई एक दुविधा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस कबीले से हो। बस मुझे ये बताओ कि तुम इस मामले को कैसे सुलझाने का इरादा रखते हो। जुआन ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल। जेंग गुवानिक्सी ने एक रुमाल निकाला और माथे पर आ रही पसीने की छोटी छोटी बूंदों को पोंछा। ये सब कुछ देर पहले ओल्ड थर्ड डू की अपनी मर्जी से हुआ था। हमारे कैसीनो को इसकी जानकारी नहीं थी। वह शायद आपकी अपार दौलत पर नजर गड़ाए हुए है। ओल्ड थर्ड डू की आंखें सचमुच हैरानी से चौड़ी हो गईं। जेंग गुवानिक्सी ओल्ड थर्ड डू को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका देने को तैयार नहीं था। आदमियों, इसे घसीटकर उप मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। ओल्ड थर्ड डू तुरंत घबरा गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो बस उस युवती का पीछा कर रहा था। तारांकन कचा, तारांकन। पहरेदार इसके लिए पहले से ही तैयार थे। एक ही मुके से उनमें से एक ने ओल्ड थर्ड डू के जबड़े को बुरी तरह से तोड़ दिया, जिससे उसके शब्द स्पष्ट बड़बड़ाहट में बदल गए। मेरे सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ जवाब दो, क्या तुम पैसे चुकाने वाले हो या नहीं? जुआन ने गुस्से में कहा। ये तो जाहिर सी बात है कि हम आपको आपकी कमाई का पूरा पैसा देंगे। जेंग गुवानिक्सी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वे 10 लाख ताइल चांदी की बात कर रहे थे। फोर सीज कसिनो ने तो अपनी स्थापना के बाद से इतनी कमाई भी नहीं की थी। बात बस इतनी है कि हम इसे एक साथ नहीं जुटा सकते। क्या हम पहले आपके लिए एक कर्जनामा लिख दें? जरूर, लेकिन मैं 40% की वार्षिक ब्याज दर की उम्मीद करूंगी। जुआन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जेंग गुवानिक्सी चौंक गया। लेकिन आपने तो सिल्वर हुक कसिनो से सिर्फ 10% की ही मांग की थी। ये तो बिल्कुल अलग बात है। वे मुझे 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के देने थे और वे कम समय में ये रकम जुटाने में असमर्थ रहे। लेकिन आप पर मेरा बकाया बहुत कम है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कैसीनो ने एक ऐसा दांव स्वीकार किया जिसे वह चुका नहीं सकता था? जुआन ने गुस्से से कहा। सौभाग्यवश उसने उस समय केवल 10,000 ताइल चांदी ही दांव पर लगाई थी। अन्यथा शायद उसे अपनी रकम वापस न मिल पाती। बिल्कुल सही। जब आप अपने ही ग्राहकों की जीती हुई रकम वापस नहीं कर सकते तो आप कसिनो क्यों चला रहे हैं? मुझे लगता है कि ओल्ड थर्ड डू की हरकतें फोर सीज कैसीनो द्वारा भुगतान से बचने का एक संकेत मात्र थी। वाह, ऐसा लगता है कि चू परिवार का नियुक्त दामाद सभी कैसीनो का दुश्मन बन गया है। वी शुड फॉलो हिज लीड द नेक्स्ट टाइम। ही इज अ लाइट हाउस टुवर्ड प्रॉस्पेरिटी। अल्पविराम। भीड़ की आरोप भरी उंगलियों और आलोचनाओं का सामना करते हुए जेंग गुवानिक्सी तेजी से घबरा रहा था। अचानक उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया, मानो किसी ने अचानक उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। संभलकर उसने जुआन की ओर मुड़कर कहा, कैसा रहेगा? हम पहले आपको आपकी जीती हुई रकम का आधा हिस्सा दे देते हैं।
बाकी को हम 20% ब्याज के साथ कर्ज के रूप में लिख लेंगे। कैसा रहेगा? जुआन ने आखिरकार संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम्हें ये शुरू से ही करना चाहिए था। पैसे बाहर लाओ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पूरी रकम तुरंत हासिल कर पाएंगे, इसलिए 5 लाख चांदी के सिक्के मिलना ही उनके लिए काफी अच्छा सौदा था। आखिर पिछली बार तो वे सिल्वर हुक कसिनो से सिर्फ 1.5 लाख चांदी के सिक्के ही निकाल पाए थे। कसिनो के गुप्त कमरे में सांग कियान ने दांत पीसते हुए गुस्से में बुदबुदाया, मैं सचमुच उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता हूँ। झेंग डैन ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, उसके साथ चू फर्स्ट मिस हैं। आप उसे छू भी नहीं पाएंगी। सांग कियान ने झेंग डैन को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम बिल्कुल भी गुस्से में क्यों नहीं दिख रहे हो? गुस्सा होने की क्या बात है? हमारा प्लान तो वैसे भी उसके पास जाकर प्रॉमिसरी नोट चुराना है। झेंग डैन ने दरवाजे की दरार से जुआन को ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। हम फिलहाल अपना पैसा उसके पास रख रहे हैं। जल्द ही हम अपना खोया हुआ पैसा और उससे भी ज्यादा वापस पा लेंगे। सांग कियान ने सहमति में सिर हिलाया, तो हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। याद रखना, उसे आपका फायदा उठाने नहीं देना है। मुझे पता है, झेंग डैन ने जवाब दिया। हमें कैसीनो के नियमों में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। हमें इतनी ऊंची इनामी राशि नहीं देनी चाहिए और ऊंची इनामी राशि वाले दावों पर भी सीमा लगानी चाहिए। अन्यथा ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण हम दिवालिया हो सकते हैं, सांग कियान ने कहा। वह अपनी पत्नी को हर बार अपने पीछे सफाई करने नहीं दे सकता था। पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश वह अंदर से बेचैन महसूस कर रहा था, मानो उसे धोखा मिलने वाला हो। अल्पविराम। अपना पैसा और वचन पत्र लेने के बाद जुआन और बाकी लोग जागीर में वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जुआन ने लापरवाही से अपने नोट चेंग शॉपिंग को सौंप दिए, जिससे शॉपिंग इतना उत्साहित हो गया कि उसके हाथ कांपने लगे। जुआन ने कुछ नोट पहरेदारों को भी बांट दिए। पहले तो वे इसे लेने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन चूचुयान की कोई आपत्ति न देखकर उन्होंने खुशी खुशी नोट स्वीकार कर लिए। उन सभी को अपने परिवार का पालन पोषण करना था, इसलिए अतिरिक्त धन का मिलना स्वाभाविक था। युवा स्वामी जू, आप आज बहुत आकर्षक लग रहे हैं। पता नहीं क्यों, वह हमारी पहली प्रेमिका के साथ पहले से कहीं अधिक अनुकूल लग रहा है। इस नोट की वजह से मैं अनिच्छा से ही सही, लेकिन सिर्फ एक बार इस कथन से सहमत हो जाऊंगा। अल्पविराम। जुआन ने चूचुयान के हाथों में भी नोटों का एक बंडल थमाते हुए कहा, लो तुम्हारा हिस्सा। हालांकि चूचुयान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। कर्ज वसूलने में तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ था। जुआन जोर से हंसी। अब जब मैं अमीर हो गई हूं तो तुम्हारी देखभाल करने की मेरी बारी है। चूचुयान का मन कर रहा था कि वह अपनी आंखें घुमा ले। अगर वह इसी तरह आकर दिखाता रहा तो मुझे लगता है कि मैं सच में इस आदमी की जमकर पिटाई कर दूंगा। चू एस्टेट लौटने के बाद भी जुआन इतना खुश था कि उसे एक पल भी नींद नहीं आई। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। सफेद बादलों से भरा नीला आकाश पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था और हवा भी हमेशा की तरह ताजा थी। वह अकादमी के लिए रवाना होने ही वाला था कि अचानक कुछ कांस्टेबल उसके घर में घुस आए और चिल्लाए, जुआन, तुम्हें अपने अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए हमारे साथ यमन वापस चलना होगा। 1. प्राचीन चीन में यमन एक न्यायालय के रूप में कार्य करता था, जहां एक अधिकारी अक्सर उप मजिस्ट्रेट या स्वयं मजिस्ट्रेट की देखरेख में मुकदमे चलाए जाते थे। अध्याय 128, अंतिम संदेश। जुआन दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके जैसा कानून का पालन करने वाला नागरिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। कौन से अपराध? जब वह अभी भी इस स्थिति से स्तब्ध था, तभी कांस्टेबलों ने उसके हाथों को धातु की बेड़ियों से पीछे बांधने की कोशिश की। सौभाग्य से उसकी रक्षा कर रहे चू कबीले के रक्षकों ने कांस्टेबलों को उसे इतनी आसानी से ले जाने से मना कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पिछली शाम अपनी जीती हुई रकम का कुछ हिस्सा उनके साथ साझा किया था। जुआन, क्या तुम गिरफ्तारी का विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? मुख्य कांस्टेबल ने ठंडे स्वर में पूछा। जुआन आखिरकार अपने भ्रम से बाहर आ गया। इस दुनिया में काफी समय बिताने के बाद वह राज दरबार की शक्ति को भलीभांति जानता था। वह हालात को इस तरह बिगड़ने नहीं दे सकता था। चू कबीले के पहरेदारों को पीछे हटने का आदेश देते हुए उसने कांस्टेबल से कहा, कम से कम मुझे मेरी गिरफ्तारी का कारण तो बता दो। मैं बिना किसी औचित्य के खुद को ले जाने नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं चाहते थे कि दूसरों को इसके बारे में पता चले तो तुम्हें यह अपराध करना ही नहीं चाहिए था। मुख्य कांस्टेबल ने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उन्हें सुन नहीं सकते? जुआन ने बताई गई दिशा में अपनी नजर घुमाई और जो देखा उससे वह दंग रह गया। एक विशाल भीड़ आक्रोश से भरे चेहरों के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी और जोर जोर से नारे लगा रही थी। हत्यारों को अपने अपराधों की सजा भुगतनी ही होगी। चू वंश जनता पर अत्याचार करता है और अपने दामाद के घृणित कृत्यों को अनदेखा करता है। अल्पविराम। जुआन ने भीड़ को घूर कर देखा। वे बैनर और तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, महान जो राजवंश में न्याय वापस लाओ और आम लोगों का जीवन मायने रखता है। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़ी साजिश में फंसा हुआ हो। चू जोंगटिन, किन वानरू, चूचुयान और कुछ अन्य लोग दौड़ते हुए आए। चू हुआंझाओ को जागीर में ही छोड़ दिया गया था। वह भी अपनी चोटों से उबर रही थी और चू जोंगटिन ने उसे आने से मना कर दिया था। क्या हुआ? चू जोंगटिन ने अपने आदमियों को दंगा कर रही भीड़ को रोकने का आदेश दिया और फिर अपनी ठंडी निगाहें मुख्य कांस्टेबल पर टिका दी। मुख्य कांस्टेबल ने तुरंत ही अधिक सौहार्दपूर्ण रवैया अपना लिया। ब्राइट मून ड्यूक, जुआन पर अधिकारी यांग वेई और आम नागरिकों प्लम ब्लॉसम 12 और प्लम ब्लॉसम 13 की हत्या का संदेह है। नगर प्रमुख ने हमें उसे गिरफ्तार करने और मुकदमे के लिए पेश करने का आदेश दिया है। चू परिवार के सभी लोग सदमे में थे। 12वीं और 13वीं की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यांग वेई की मृत्यु एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वह भले ही निम्न श्रेणी का अधिकारी था, लेकिन वह शाही दरबार का अधीनस्थ तो था ही। जुआन का दिमाग तेजी से हरकत में आ गया। तीनों पीड़ितों के साथ उसका पहले भी झगड़ा हो चुका था और उनकी मौत में उसका नाम आना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। बकवास, आजू तो इतने समय से हमारे चू एस्टेट में ही था। भला वो किसी को कैसे मार सकता है? चू जोंगटियन को भी समझ आ गया था कि ये जुआन को फंसाने की कोशिश है। हम तो बस नगर स्वामी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ब्राइटन मून ड्यूक, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप हमारे लिए मुश्किलें न खड़ी करें। जब कांस्टेबलों ने चू कबीले के सामने सिर झुकाया तो भीड़ और भी उग्र हो गई।
क्या चू परिवार किसी हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये कानून चू वंश पर लागू नहीं होते? हमारे महान झोउ राजवंश में न्याय का क्या हुआ? अल्पविराम। जनता को भड़काना हमेशा आसान होता था, खासकर जब बात अमीरों और ताकतवरों द्वारा किए गए अन्याय की हो। हर कोई तुरंत ही उस मुहिम में शामिल हो जाता था और ऐसे आक्रोश से बोलने लगता था मानो उसने खुद ही अन्याय सहा हो। ये तो बस मानवीय स्वभाव था। चू झोंगटियन ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। अगर इस मामले के कारण जनता चू परिवार के खिलाफ हो गई तो यह विनाशकारी साबित हो सकता था। ठीक है, मैं आप सबके साथ यामेन चलूंगा। मैं इस मुकदमे को देखना चाहता हूँ। उसने जुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आजू, चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। आखिरकार वह देश के ड्यूक थे। उनकी निगरानी में कोई भी इस मामले में लापरवाही भरा फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जुआन के दिल में एक गर्मजोशी का संचार हुआ। मेरे ससुर जी सचमुच एक नेक इंसान हैं। चू झोंगतियान ने किनवानरू को चू एस्टेट के मामलों को संभालने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भेजने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वह पहरेदारों के एक समूह को लेकर यामेन की ओर चल पड़ा। चू चुयान भी उनके पीछे जाने लगी, लेकिन जुआन ने उसे रोक दिया। मुझे तुम्हारे लिए एक व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है, उसे ये बातें बता देना। चू चुयान इस अचानक किए गए अनुरोध से अचंभित रह गई, लेकिन उसने जवाब में सिर हिलाया और तेजी से भीड़ में गायब हो गई। चेंग शॉपिंग भी झट से जुआन के पास पहुंचा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, युवा स्वामी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप बस एक इशारा कीजिए, मैं आपके लिए आग के सागर में भी उतरने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, जुआन ने उत्तर दिया। चेंग शॉपिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या बात है? अपना मुंह बंद करो। चेंग शॉपिंग का उत्साहित चेहरा जम गया, फिर ढीला पड़ गया। ओह, जब तक जुआन जीने से ऊब न जाए तब तक वह किसी भी महत्वपूर्ण काम को उपद्रवी चेंग शॉपिंग के भरोसे नहीं छोड़ेगा। चू चुयान के खुद मामले को संभालने से उसे थोड़ी राहत मिली। जहां तक चेंग शॉपिंग की बात है, उसे बस समय आने पर अपने विरोधियों को अपमानित करना था। चू झोंगटियन के साथ होने के कारण गार्डों ने जुआन को हथकड़ी लगाने पर जोर नहीं दिया। वे तेजी से और बिना किसी और घटना के यामेन की ओर बढ़ गए। नगर प्रमुख शीजी और उप मजिस्ट्रेट पांगचुन ने स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, ब्राइटमून ड्यूकाज यहाँ क्यों आए हैं? तुमने मेरे दामाद को गिरफ्तार करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया है। मैं उसके साथ कैसे न जाऊं? चू झोंगटियन ने रूखेपन से कहा। जी ने कड़वाहट से सिर हिलाया और कहा, किसी ने यामेन के ढोल बजाकर अपनी शिकायतें जाहिर की। इतना ही नहीं, एक दरबारी अधिकारी भी इस मामले में शामिल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरे पास मुकदमा चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 1. ढोल किसने बजाया था? चू झोंगटियन ने पूछा। कम से कम वह इतना तो कर ही सकता था कि दुश्मन का पता लगा ले। जैसे ही वे यामेन में दाखिल हुए, शी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये यान वेई की विधवा और 12वीं और 13वीं बेर के बच्चे के रिश्तेदार हैं। मेई चाओफेंग भी यहाँ है। चू झोंगटियन की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि बेरफूल संप्रदाय हमारे चू कबीले के खिलाफ मोर्चा खोलने पर तुला हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ये साहस कहाँ से मिल रहा है। लापरवाह मत हो जाओ, इस बार वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, शी ने उसे चेतावनी दी। जैसे ही वे दरबार में दाखिल हुए, शी का चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया और उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। अदालत कक्ष में एक गंभीर और प्रभावशाली माहौल था, जिसे 2 लंबे क्षैतिज बैनरों ने और भी बढ़ा दिया था, जिन पर लिखा था, हमारे सद्गुणों से निर्मित कानून अनुशासन के माध्यम से लागू किए जाते हैं। जिया यी और पैंगचुन अदालत के सामने स्थित अपनी सीटों की ओर बढ़े। अदालत के मध्य भाग में 2 पंक्तियों में पहरेदार खड़े थे, जिनके हाथों में धातु के लंबे डंडे थे। ये दृश्य जुआन द्वारा पहले ऐतिहासिक नाटकों में देखे गए दृश्य से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। कई लोग अदालत के सामने घुटने टेक कर बैठे थे। उनमें से एक सलीके से कपड़े पहनी हुई अधेड़ उम्र की महिला थी, जो संभवतः यान वेई की पत्नी थी। बाकी लोग किसान प्रतीत हो रहे थे, जिससे ये संभावना थी कि वे प्लम ब्लॉसम 12 और प्लम ब्लॉसम 13 के परिवार के सदस्य थे। मेई चाओफेंग एक तरफ खड़ी होकर जुआन को एकदम ठंडी निगाहों से देख रही थी। इस व्यवस्था को देखकर जुआन ने उत्सुकता से हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा, तो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों उपस्थित हैं, मैं इस द्वारा मुकदमे की शुरुआत की घोषणा करता हूं। जी मुकदमे की शुरुआत की घोषणा करने ही वाले थे कि बाहर हंगामा मच गया। गवर्नर सांग आ गए हैं। आश्चर्यचकित होकर जी पांगचुन और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सांग होन का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। प्रवेश द्वार से हल्की हंसी सुनाई दी, तभी सांग होन की आवाज गूंजी, महाराज जी, आपको उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही तो दरबार की कार्यवाही के प्रभारी हैं। मैं तो बस अवलोकन करने आया हूँ। दूसरी ओर चू झोंगटियन का लहजा कहीं कम विनम्र था। भगवान सांग, ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जाता हूं, आपको ही देखता हूं। महज एक दिन पहले सांग होन ने खुलेआम युआन परिवार का साथ दिया था और अब वह अपने दामाद से निपटने के लिए यहां आया था। दुनिया का सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी बार बार अपमानित होने पर अपना आपा खो बैठता है। सांग होन की आवाज शांत थी। मैं अपने कार्यालय लौट रहा था, तभी मुझे खबर मिली कि शहर में कोई बड़ी घटना घटी है। जल्दी से छानबीन करने पर मुझे पता चला कि इसमें चू वंश का हाथ है। चिंतावश मैं यहाँ आकर स्थिति का जायजा लेने आया हूँ। कहीं ऐसा न हो कि आम नागरिक ये दावा करने लगे कि हमारे महान झोउ राजवंश का कानून सत्ताधारियों का पक्ष लेता है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, ब्राइटन मून ड्यूक? ये देखकर कि सांग होन कानून का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाल रहा है, चू झोंगटियन ने भी उतने ही शांत भाव से जवाब दिया, यहाँ कोई अंधा नहीं है। अगर कोई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। ये सुनकर सांग होन हंस पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हर मामले का निपटारा कानून के अनुसार ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉर्ड शी इस मामले को शीघ्रता से निपटाएंगे। वह धूर्त बूढ़ा लोमड़ी जी ने मन ही मन बड़बड़ाया। अब वह खुद मुश्किल में फंस गया था। हालांकि अगर वह मामले का निष्पक्ष रूप से आकलन करे तो दोनों में से कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। तभी जुआन ने बोलना शुरू किया, मैं समझती हूँ कि राज्यपाल सांग यहाँ निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आए हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि युवा स्वामी शी यहाँ कार्यवाही देखने के लिए किस हैसियत से आए हैं? क्या वे कोई अधिकारी हैं? उनकी पैनी नजर ने शिकुन को सांग होन के साथ देखा था। मेरे पिता युद्ध मंत्री हैं, शिकुन ने शांत भाव से कहना शुरू किया।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जुआन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप कोई अधिकारी हैं? आप अपने पिता का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सिर्फ अपने पिता के बारे में ही बात करना आता है? शिकुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने रुतबे और प्रतिष्ठा के चलते वह जहां भी जाता उसे वीआईपी की तरह सम्मान मिलता था। इससे पहले किसी ने भी उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश नहीं की थी। आपने शिकुन को ट्रोल करके 500 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम से क्या मतलब है? तुम्हें अपने शिक्षक को संबोधित करने का तरीका ध्यान से देखना चाहिए। क्या शिकुल में तुम्हारी परवरिश इसी तरह हुई है? जुआन का मुंह एक निर्दयी मशीन गन की तरह था जो लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था। शिकुन को थोड़ा चक्कर आने लगा। आखिर मुझसे ही पूछताछ क्यों की जा रही है? आपने शिकुन को ट्रोल करके 653 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जैसे नासमझ बच्चे ने शी वंश का नाम कलंकित किया? शीलेजी ने शिकुन के बगल से आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा। उसने जुआन को डराने के लिए अपनी शक्तिशाली आभा का प्रयोग किया। हालांकि चू जोंगतियन ने तुरंत हाथ हिलाकर शीलेजी की शक्ति को भंग कर दिया और कहा, दरबार में दूसरों पर धौंस जमाने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोच लो। वैसे भी आजू गलत नहीं है। वह अकादमी में शिक्षक हैं। युवा स्वामी शी का एक छात्र के रूप में उनका सम्मान करना उचित ही है। शिकुन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। इतने सारे लोगों के सामने एक छात्र की तरह जुआन के सामने विनम्रता से झुकना उसके लिए नामुमकिन था। ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा होता। स्नो को अपने युवा स्वामी की ओर से बोलने के लिए आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह झिझक गई क्योंकि उसे अपने पुराने स्वामियों का फिर से सामना करने में किसी तरह का अपराध बोध महसूस हो रहा था। सौभाग्यवश शिकुन के लिए सांग होंग ने हस्तक्षेप किया। जुआन को अदालत में वादी माना जाता है। जब तक उन पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अकादमी के शिक्षक के रूप में देखना उचित नहीं होगा। मेरा मानना है कि हमें फिलहाल इस औपचारिकता को छोड़ देना चाहिए। जहां तक युवा मास्टर शी की बात है, उनके लिए आधिकारिक पद के बिना कार्यवाही देखना वास्तव में अनुचित है। वे फिलहाल द्वार के पास खड़े रहेंगे। सांग होंग ने निष्पक्ष रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों को एक साथ खारिज कर दिया था। इस वजह से कोई भी उन पर पक्षपात का संदेह नहीं कर सकता था। शिकुन को उम्मीद थी कि उसे नाटक को देखने के लिए सबसे आगे की आरामदायक सीट दी जाएगी, लेकिन उसे बिना किसी औपचारिकता के बाकी लोगों के साथ ठूंस दिया गया। इससे उसे अपमानित और आक्रोशित महसूस हुआ। शीलेजी ने चुपके से अपनी आभा को मुक्त कर दिया था ताकि कोई भी शिकुन के करीब ना आ सके, जिससे उसे कुछ एकांत मिल गया। फिर भी शिकुन का चेहरा बेहद क्रोधित था। जुआन, अपनी छोटी सी जीत का जश्न अभी मना लो। मैं बाद में तुम्हें फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दूंगा। आपने शिकुन को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चुप रहो। चू जोंगतियन और सांग होंग को अपनी अपनी जगह पर स्थिर देखकर जी ने मेज पर लकड़ी की ईंट पटकने से पहले भीड़ को चुप कराया और कहा, जुआन, क्या तुम दोषी हो? जुआन ने आराम से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं किस बात का दोषी हूँ? सलीके से कपड़े पहनी अधेड़ उम्र की महिला ने जुआन की ओर उंगली उठाकर गरजते हुए कहा, जुआन, तुम कितने निर्दयी हो। अकादमी में प्रतियोगिता में मेरे पति को हराने के बावजूद भी तुम संतुष्ट नहीं हुए और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। महाराज, आपको मेरे जुल्मों का निवारण करना होगा। अधेड़ उम्र की महिला दयनीय ढंग से रोने लगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाओं से जुआन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने शांत भाव से पूछा, यांग वेई की मौत से मेरा क्या लेना देना है? जियाई ने धीरे से खांसते हुए कहा, भगवान यांग ने मरते समय एक संदेश छोड़ा था जो आपको हत्यारा बताता है। पहले यामिन के बाहर एक ढोल रखा जाता था। नागरिक उस पर बजाकर सुनवाई की गुहार लगा सकते थे ताकि उनकी शिकायतें दूर हो सकें। 2. जिस प्रकार आधुनिक न्यायाधीश अदालत में दर्शकों को व्यवस्थित करने और कार्यवाही शुरू करने के लिए गैवेल लकड़ी के छोटे हथौड़े का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन चीन में मजिस्ट्रेट जिंग तांगमू नामक लकड़ी की ईंट का उपयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अनुवाद अदालत को बाधित करने वाली लकड़ी होता है। अध्याय 129, प्रतिभाशाली जासूसों की बुद्धिमत्ता से धन्य। अंतिम संदेश, जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उप मजिस्ट्रेट पैंगचुन ने हस्तक्षेप करते हुए विस्तार से बताया, मृतक यांग वेई ने मरने से पहले जूप शब्द लिखने में कामयाबी हासिल की। 2 दिन पहले अकादमी में आपका उससे झगड़ा हुआ था और पूरे ब्राइटन मून शहर में जू उपनाम वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि अपने अंतिम संदेश में वह जिसका जिक्र कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। यांग वेई के अंतिम संदेश के खुलासे से चू जोंगतियान भी घबरा गया, लेकिन जुआन ने खुद को शांत रखा। ऐसे समय में ही उसे घबराना नहीं चाहिए था। उसने कई ऐसे नाटक देखे थे जिनमें वादी बार बार यही कहता रहता था, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं निर्दोष हूं, और वह जानता था कि ऐसा करना व्यर्थ है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हत्या के पीछे कोई मकसद होना चाहिए। मेरे पास यांग वेई को मारने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं। अकादमी में तुम्हारा यांग वेई से झगड़ा हुआ था और सैकड़ों लोग इस बात के गवाह हैं। तुमने अपने दिल में नफरत पाल रखी थी और इसी वजह से तुमने मेरे पति की हत्या कर दी। तुम पूरी तरह से नीच इंसान हो। यांग वेई की पत्नी ने गुस्से से लालायित होकर जुआन पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, यांग वेई से मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो गणित को लेकर मामूली कहासुनी थी जिसमें मेरी जीत हुई। प्रिंसिपल जियांग ने तो मुझे उसकी जगह कार्यवाहक गणित शिक्षक भी नियुक्त कर दिया। दूसरी तरफ यांग वेई की सार्वजनिक रूप से जमकर बेइज्जती हुई और उसे अकादमी से निकाल दिया गया। दूसरे शब्दों में, ये मेरे लिए पूरी तरह से जीत थी। भला मैं एक हारे हुए इंसान पर हमला क्यों करूं? यांग वेई द्वारा मेरी जान लेने की कोशिश करने की संभावना मेरे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश करने की संभावना से कहीं अधिक है, जुआन ने जवाब दिया। जिया ये और पांगचुन ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में मूल उद्देश्य का कोई मतलब नहीं बनता था। चू जोंगतियन ने आश्चर्य से जुआन को देखा। हमेशा से ही वह अपने दामाद को एक लापरवाह स्वभाव वाला व्यक्ति समझता था जो मन में आने वाली कोई भी बात बोल देता था। द्वंद्व युद्ध में जुआन के शानदार प्रदर्शन के बावजूद उसके बारे में उसकी राय में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। आखिरकार जुआन साधना के मामले में केवल तीसरे स्तर पर था, जो चू वंश में आम बात थी। हालांकि जुआन की समस्या की जड़ का विश्लेषण करने की क्षमता ने उन्हें सचमुच प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्हें और उनकी पत्नी को जुआन के बारे में अब तक गलतफहमी रही थी। इसी क्षण किनारे से चुपचाप देख रही मेई चाओफेंग आगे बढ़ी और बोली, ये कहना मुश्किल है।
कल द्वंद्व युद्ध के मैदान में हम सभी ने जुआन की प्रतिशोधी प्रवृत्ति देखी। युआन वेंजी ने उसे केवल अपमानित किया था, लेकिन उसने उसकी बांह काट दी और उसकी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जुआन के स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप है कि वह अपने और यांग के बीच हुए संघर्ष के बाद उनसे पूरी तरह से बदला ले। चूंकि शिकुन के लिए मुकदमे में भाग लेना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए मेई चाओफेंग के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके शब्द यांग वेई की पत्नी के लिए एक सहारे की तरह थे और वह तुरंत उस पर झुक गईं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। महोदय, कृपया मेरी शिकायत का निवारण करें। मेरे पति की मृत्यु एक दुखद घटना में हुई। जिया यी और पांगचुन ने भौहें चढ़ा लीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक जटिल हो गई स्थिति से कैसे निपटा जाए। सांग हॉन भी इसमें शामिल हो गया। जुआन, फिर आप भगवान यांग द्वारा छोड़े गए अंतिम संदेश की व्याख्या कैसे करेंगे? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि लॉर्ड यांग ने ही वो शब्द छोड़े थे? जरा सोचो, अगर मैं हत्यारा होता तो क्या मैं अपने शिकार को अपना नाम लिखने देता? जुआन ने जवाब दिया। सांग हॉन मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। बहस में सीधे शामिल होना उसके लिए उचित नहीं था। वह तो बस मामले की मुख्य बात बता रहा था। उसकी ओर से इस मामले को संभालना शी और पांगचुन का काम था। जैसा कि उम्मीद थी, पांगचुन ने तुरंत बोलना शुरू किया। जब हमने लॉर्ड यांग को पाया तो उनके हाथ उस शब्द को छिपा रहे थे। हत्यारे का उसे न देख पाना स्वाभाविक ही था। जुआन फूट फूट कर हंस पड़ी। अगर मैं पूछूं तो कौन सा हत्यारा इतना लापरवाह होगा? अपने शिकार को मरणासन अवस्था में छोड़ देना एक बात है, लेकिन अपने शिकार को बिना ध्यान दिए मरने से पहले संदेश छोड़ने देना, क्या ये बात आपको समझ में आती है? वहां जमा हुए लोग आपस में फुसफुसाने लगे और मामले पर चर्चा करने लगे। दोनों पक्षों ने दमदार दलीलें पेश की थीं। चुप रहो। जी यी ने लकड़ी के टुकड़े को मेज पर पटका। जुआन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिलहाल सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। निस्संदेह तुम ही मुख्य संदिग्ध हो। अगर हमें कोई और सबूत नहीं मिला तो मुझे डर है कि तुम्हें बेगुनाह साबित करना मुश्किल होगा। अगर मैं पूछ सकता हूं तो भगवान यांग की मृत्यु कब हुई? चू झोंगटियन ने पूछा। ब्राइट मून ड्यूक, शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु कल रात 2 घंटे से 4 घंटे के बीच हुई। 1 तो फिर यह आजू हो ही नहीं सकता। वह कल रात अपने घर में आराम कर रहा था। साथ ही पिछली कई घटनाओं के कारण मैंने उसकी 24 घंटे सुरक्षा के लिए कई गार्ड तैनात किए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मेरी नजरों से बच निकला हो। ठीक है। जी यी ने राहत की सांस ली। अगर जुआन के पास कोई पुख्ता सबूत होता तो मामला काफी हद तक सुलझ जाता। हालांकि जैसे ही जी यी अपना फैसला सुनाने ही वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी। अगर मुझे सही याद है तो वादी के परिजनों द्वारा दी गई गवाही को केवल संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि पूर्ण प्रमाण के रूप में। क्या मैं सही हूं? शिकुन ने कहा। स्वाभाविक रूप से इस योजना को तैयार करते समय उन्होंने इन बातों पर विचार किया था। उनकी बातों से शी यी ने भौहें चढ़ा लीं। वाकई ऐसा नियम था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे का बचाव करने की कोशिश करेंगे। चू झोंगटियन ने शिकुन की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ? उसने ठंडे स्वर में कहा। ब्राइट मून ड्यूक, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे आपके चरित्र पर कभी संदेह नहीं होगा। हालांकि चू एस्टेट में इतने सारे लोग हैं कि आप सभी के ठिकाने पर नजर नहीं रख सकते। इसके अलावा कल द्वंद्व युद्ध के मैदान में जुआन ने ऐसी असाधारण गति क्षमता का प्रदर्शन किया जो 5वें दर्जे के साधक को भी पराजित कर सकती थी। ऐसे में अगर वह सचमुच चुपके से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए एस्टेट के पहरेदारों को चकमा देना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चू झोंगटियन ने पलटवार करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शिकुन के तर्क पूरी तरह से तर्कसंगत थे, जिससे चू झोंगटियन के पास खंडन करने का कोई अवसर नहीं बचा। भीड़ ने तुरंत जुआन पर संदेह भरी निगाहें डाल दी। जुआन ने शिकुन की ओर मुड़कर देखा और कहा, युवा स्वामी शी, आपने तो पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसा लग रहा है मानो आपने ही मुझे फंसाने की यह योजना बनाई हो। मैं तो बस एक आम नागरिक हूं जो अपनी राय व्यक्त करने के लिए चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि अपनी राय बताने में कुछ गलत है क्या? शिकुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंततः उप मजिस्ट्रेट पांगचुन ने बोलना शुरू किया। जुआन, आपको अपने बचाव में और क्या कहना है? जुआन ने कुछ देर सोचने के बाद अनुरोध किया, मैं हत्यास्थल देखना चाहूंगी। विश्व के सभी महान जासूस इस क्षण में मुझ पर कृपा करें। कृपया उन जासूसी नाटकों को व्यर्थ न जाने दें जिन्हें मैंने अपने पिछले जीवन में देखा है, चाहे वो जस्टिस बॉ हो, डी रेंजी हो, शर्लक होम्स हो या डिटेक्टिव कॉनन। अन्यथा मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। आपको व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शी ने उत्तर दिया। उसने अपने एक अधीनस्थ को इशारा किया। कुछ देर बाद कोई एक ऐसी वस्तु लेकर आया जो दर्पण जैसी दिखती थी। जी ने उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और दर्पण की सतह पर एक छवि प्रकट हुई। ये यांग वेई के मृत शरीर का दृश्य था। जुआन इस दुनिया की तकनीकों को देखकर चकित रह गया। उन्होंने वास्तव में कैमरे के समकक्ष एक उपकरण बना लिया था, जिससे वे छवियों को संग्रहित और प्रदर्शित कर सकते थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस दुनिया के रून मास्टर उसकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। जुआन ने हत्यास्थल का ध्यानपूर्वक मुआयना किया और जल्द ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वाह, लगता है इस दुनिया में न्याय का अस्तित्व है। तुम्हारा क्या मतलब है? शी ने उलझन में पूछा। कोर्ट में मौजूद बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। यहाँ तक कि शिकुन ने भी भौहें चढ़ा लीं, ये सोचते हुए कि कहीं उन्होंने गलती से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। जुआन ने तस्वीर में खून से सने शब्दों की ओर इशारा करते हुए समझाया, यांग स्वामी द्वारा छोड़ा गया अंतिम संदेश उनके दाहिने हाथ से लिखा गया था। हालांकि यांग स्वामी बाएं हाथ से लिखते हैं। ऐसा लगता है कि असली हत्यारे को इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ये लापरवाही भरी गलती हुई। बाएं हाथ से लिखने वाले? पांगचुन चौंक गया। मैं लॉर्ड यांग को कई सालों से जानता हूं, लेकिन मैंने उन्हें कभी बाएं हाथ से लिखते हुए नहीं देखा। जब मैं यांग वेई की गणित की कक्षा में था तो वह अपने दाहिने हाथ से लिखता था। हालांकि जब हम दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई तो घबराहट बढ़ने के कारण उसने अनजाने में अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रमुख हाथ बायां हाथ है। हालांकि मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं और यही कारण है कि इस मामले में असली हत्यारे से गलती हुई। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम शक्ति से कोई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ना चाहता है तो वह जानबूझकर अपने गैर प्रमुख हाथ का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं उठाएगा। फिर भी यांग वेई का अंतिम संदेश उसके दाहिने हाथ से लिखा गया था।
इससे ये साबित होता है कि यह अंतिम संदेश असली हत्यारे द्वारा गढ़ा गया था। ये शब्द सुनकर जी ने भौहें चढ़ा लीं। उसने यांग वेई की पत्नी की ओर मुड़कर पूछा, क्या लॉर्ड यांग बाएं हाथ से लिखते हैं? अधेड़ उम्र की महिला मौजूदा घटनाक्रम से स्तब्ध थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेरे पति सचमुच बाएं हाथ से लिखते हैं। मजाक उड़ाए जाने के डर से ही वे सार्वजनिक रूप से अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी अनजाने में वे अपने बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही चारों ओर जबरदस्त हंगामा मच गया। शीकुन भी हिल गया। उसे भला कैसे पता चलता कि वे इतनी बड़ी गलती कर बैठेंगे। हालात बिगड़ते देख मेई चाओफेंग का चेहरा सदमे से बिगड़ गया और उसने जल्दी से कहा, जुआन शायद इस बात का फायदा उठाकर हमें धोखा देना चाहता है। उसने जानबूझकर मरने से पहले लिखे संदेश को इस तरह से गढ़ा होगा ताकि वह खुद को दोषमुक्त कर सके। जुआन ने अपना सिर हिलाया और मेई चाओफेंग की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। लगता है आज तुम अपना दिमाग लाना भूल गए हो। क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं कि अपराध स्थल पर अपना नाम लिखवाकर खुद को मुख्य संदिग्ध बना लूं? जिया यी ने सहमति में सिर हिलाया। जुआन की बात में दम है। लॉर्ड यांग के इस अंतिम संदेश को लेकर संदेह के चलते अब उनके हत्यारे होने का कोई ठोस सबूत नहीं बचा है। लॉर्ड पेंग, मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप इस मामले की फिर से जांच करेंगे और हत्यारे को पकड़ेंगे। पेंग चुन ने थोड़ा झुककर कहा, जी हाँ, मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। यांग वेई की मौत के मामले में सबूत अभी भी निर्णायक नहीं थे, इसलिए गार्ड यांग वेई के परिवार वालों को अदालत से बाहर ले गए। जुआन ने शीकुन को एकटक देखा। निश्चित रूप से अकादमी में कई लोग थे जिन्होंने यांग वेई के साथ मेरी प्रतियोगिता देखी थी, इसलिए उनमें से अधिकांश को पता होना चाहिए कि वह बाएं हाथ से लिखते हैं। यह असंभव है कि उनमें से किसी ने इतनी लापरवाही से गलती की हो। अगर मुझे सही याद है तो युवा मास्टर शी उस द्वंद्व युद्ध के एक दिन बाद ही हमारी अकादमी में शामिल हुए थे, है ना? इससे यह बात समझ में आती है कि असली हत्यारा इस बात से अनजान क्यों था कि लॉर्ड यांग बाएं हाथ से लिखते हैं। शीकुन ने तुरंत उसका खंडन किया। जुआन, मेरी बदनामी करने की हिम्मत मत करो। भला मैं लॉर्ड यांग की मौत का दोषी कैसे हो सकता हूं? वह गुस्से में चिल्लाया। जुआन जोर से हंस पड़ी। ओह, लेकिन मैंने तो यह नहीं कहा कि तुम हत्यारे हो। तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? शीकुन ने बोलने से खुद को रोकने के लिए जोर से अपने दांत पीसे। आपने शीकुन को ट्रोल करके 523 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। वो कमीना, मैं तो बस एक पल की लापरवाही में उसके जाल में फंसने ही वाला था। जुआन की बातें भले ही निराधार थीं, लेकिन उनमें काफी हद तक सच्चाई झलक रही थी। भीड़ ने शीकुन पर उंगली उठाना शुरू कर दिया और मामले की सच्चाई के बारे में तरह तरह के कयास लगाने लगी। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। ये देखकर मेई चाओफेंग ने अपने गुरु पर अचानक छाए संदेह को कम करने के लिए साहपूर्वक आगे बढ़कर कहा, भले ही आप लॉर्ड यांग की मृत्यु के लिए दोषी न हो, लेकिन प्लम ब्लॉसम 12 और प्लम ब्लॉसम 13 की मृत्यु में आपका हाथ होना लाजिमी है। जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए। अपनी बकवास करने के बजाय कुछ ठोस सबूत क्यों नहीं पेश करते? मेई चाओफेंग ने गवाही देने से पहले शी और अन्य लोगों को प्रणाम किया। 1 महीने पहले किसी ने आपको प्लम ब्लॉसम 12 के साथ शहर छोड़ते हुए देखा था। हालांकि दिन के अंत में ब्राइटन मून सिटी लौटने वाले आप अकेले थे। हमारी जांच के नतीजों के आधार पर प्लम ब्लॉसम 12 की वुल्फ वैली में मृत्यु हो गई और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने आपको उसी दिन डिवाइन फिजिशियन जी को 10 गौबाओ सौंपते हुए देखा था। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्लम ब्लॉसम 12 ने गौबाओ का एक गुच्छा इकट्ठा करने के लिए असरिप वुल्फ से जमकर लड़ाई की और फिर आपने उस पर हमला करके उसका सारा माल चुरा लिया। जुआन ने तिरस्कार से आंखें घुमाई। तुमने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि यह एक अनुमान है। सबूत कहाँ है? गौबाओ ही सबूत हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी हैं। इस मामले में यही सबसे तार्किक व्याख्या है। मेई चाओफेंग ने जोरदार ढंग से तर्क दिया। मैंने द्वंद्व युद्ध में जो शक्ति दिखाई है उससे मैं अकेले ही सिर्फ भेड़ियों का शिकार करके गौबाओ इकट्ठा कर सकता था। मुझे इसके लिए प्लम ब्लॉसम 12 को मारने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा मेरे पास एक प्रत्यक्षदर्शी भी है। उस समय दिव्य चिकित्सक जी की बेटी जी शियाओक्सी मेरे साथ थी। वह गवाही दे सकती है कि मैंने सारे गौबाओ खुद ही इकट्ठा किए थे। तो फिर आप इस बात को कैसे समझा सकते हैं कि आप दोनों एक साथ शहर छोड़कर गए थे लेकिन वापस लौटने वाले आप अकेले ही थे? मेई चाओफेंग बेहद परेशान था। बाकी सभी हत्या के मामले उन्होंने ही गढ़े थे और जुआन को फंसाने के लिए उन्होंने पर्याप्त सबूत प्लान किए थे। यह एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें उन्हें यकीन था कि हत्यारा जुआन ही है और उन्हें पूरा भरोसा था कि यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। भला किसी को कैसे पता चलता कि सच बोलने के बावजूद भी कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा? इस दुनिया में यह अन्याय क्यों हो रहा है? आपने मेई चाओफेंग को ट्रोल करके 497 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात टैन वेई नाम के एक व्यक्ति से हुई और वह उस आदमी का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा, इसलिए हम अलग हो गए। इसमें क्या गलत है? जुआन ने मासूमियत भरे चेहरे से जवाब दिया। मेरी जानकारी के अनुसार टैन वेई प्लम ब्लॉसम संप्रदाय का गद्दार है, इसलिए यह बात समझ में आती है कि प्लम ब्लॉसम 12 आजू से अलग होकर टैन वेई का पीछा करे। चू झोंगटियन के इस कथन ने जुआन की बातों को और भी पुख्ता कर दिया। पेंग चुन ने भी शीही की ओर सिर हिलाकर इशारा किया कि वह इस मामले से अवगत है। इतना कहकर शीही ने लकड़ी का टुकड़ा मेज पर पटकते हुए कहा, ठीक है। जुआन को हत्यारा साबित करने के लिए यहाँ पर्याप्त सबूत नहीं है। अब आगे बढ़ो। मेई चाओफेंग ने दांत पीसते हुए जुआन को घूरा। तुम अपनी मीठी बातों से अब तक तो बच गए होगे, लेकिन प्लम ब्लॉसम 13 की मौत के लिए तर्क वितर्क करने से तुम बच नहीं पाओगे। ये समय रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच का है। अध्याय 130, भावनाएं शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। मैं हैरान हूँ मेई चाओफेंग, मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने सबसे करीबी सहयोगी प्लम ब्लॉसम 13 की हत्या तक कर दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारे अधीनस्थों के दिल दहला देंगे? जुआन ने पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की, जबकि तुमने ही तो बेर के फूल 13वें का खून किया है? मेई चाओफेंग गुस्से से भड़क उठी। ब्राइट मून शहर में ये सर्वविदित है कि बेर के फूल 13वें ने तुम्हें अपमानित किया था और तुमने ही उसके हाथ पैर तुड़वा दिए थे। असल में प्लम ब्लॉसम 13 के अंगों को डिसिप्लिन मास्टर लूडे और चुचुयान ने तोड़ा था। हालांकि इन दोनों का बैकग्राउंड असाधारण था, इसलिए मेई चाओफेंग उन्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सटीक विवरण देने से परहेज किया और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि ये घटनाएं जुआन के आदेश पर हुई थीं।
जुआन मेई चाओफेंग के इरादों को भांप गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को इस मामले में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उजागर नहीं किया। जैसा कि आपने कहा, मैंने ही उस समय बेर के फूल 13 के हाथ पैर तुड़वाए थे। मैंने उससे अपना बदला ले लिया है, तो अब मैं उसे मारने की क्या जहमत उठाऊंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लम ब्लॉसम 13 मेरा सबसे ताकतवर सहयोगी है। तुम्हें डर था कि उसके ठीक होने के बाद तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमने पहले से ही चाल चलकर उसे तब खत्म करने का फैसला किया जब वह अभी भी लाचार था। मेई चाओफेंग ने कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, प्लम ब्लॉसम 13 के दोस्तों और परिवार वालों ने आक्रोश से विलाप किया और जुआन की ओर दौड़ पड़े, जिससे अदालत के चारों ओर तैनात गार्डों को उन्हें रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। चुप रहो। शी यी ने अदालत में शांति बहाल करने के लिए लकड़ी के टुकड़े को एक बार फिर मेज पर पटका। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं 5वें दर्जे के साधक को हरा सकता हूं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं किसी तरह एकमात्र तीसरे दर्जे के साधक से डरता हूं। जुआन ने उत्तर दिया। तुम युआन वैंडोन को महज किस्मत से ही हरा पाए, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तुमने ही प्लम ब्लॉसम 13 को मारा था, इसलिए अब तुम बातों से बच नहीं सकते। मेई चाओफेंग ने ताना मारा। ओह, आपके पास क्या सबूत हैं? जुआन ने उत्सुकता से पूछा। मेई चाओफेंग ने शी और अन्य लोगों को फिर से प्रणाम किया और अपनी गवाही जारी रखी। पोस्टमार्टम के आधार पर प्लम ब्लॉसम 13 की मृत्यु अकादमी के प्रारंभिक तलवारबाजी प्रशिक्षण के दौरान हुई। मेरा मानना है कि नगर स्वामी शी ने स्वयं इस मामले की पुष्टि कर ली है। आप कह सकते हैं कि ब्राइटन मॉन अकादमी का हर छात्र तलवारबाजी का प्रारंभिक ज्ञान रखता है। आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि आजू ही हत्यारा है? चू झोंगटियन ने सवाल किया। मेई चाओफेंग ने हाथ हिलाया और उसका अधीनस्थ तुरंत एक तलवार लेकर आया। हमारे गश्ती शिष्यों में से एक ने उस हत्यारे को बेर के फूल 13 की हत्या करते हुए देखा और वह लगभग गिर चुका था। जैसे ही मेरे शिष्य उसके करीब पहुंचे, वह जल्दी से भाग गया और इस तलवार को वहीं छोड़ गया। चू झोंगटियन ने तलवार का और करीब से निरीक्षण करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उस हथियार को स्पष्ट रूप से पहचान लिया जिसे जुआन ने एक दिन पहले द्वंद्वयुद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया था। जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए। कल टूर्नामेंट के बाद मैंने लापरवाही से तलवार चू कबीले के एक नौकर को दे दी थी और उसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। लगता है कि आपने हमारे एक नौकर को रिश्वत देकर इसे हासिल कर लिया है। चू झोंगटियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह एक और स्पष्ट संकेत था कि उनके चू कबीले में कोई जासूस है। पिछले दिन उन्हें और उनकी पत्नी को जासूस का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था और उनकी इस विफलता ने उनके दुश्मनों को फायदा उठाने का मौका दे दिया था। मेई चाओफेंग ने जुआन की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कल रात तुम्हारी हत्या के गवाह 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। तुम्हारी जबान कितनी भी मीठी क्यों न हो, तुम बातों से बच नहीं पाओगे। कुछ लोग तुरंत अंदर घुस आए और उन्होंने पिछली रात जो कुछ देखा था उसका ब्यौरा दिया। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर चू झोंगटियन ने मेज पर हाथ पटका और कहा, बेहद अजीब। अभी कुछ देर पहले ही हमने तय किया था कि रिश्तेदारों की गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हम उनकी गवाही सुनने जा रहे हैं। वे सब बेर के संप्रदाय से हैं। भला वे मेई चाओफेंग को सबके सामने चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मेई चाओफेंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे पास चश्मदीदों के अलावा ठोस सबूत भी हैं। जुआन के हत्या के पीछे होने का स्पष्ट मकसद भी है। क्या आप इसे महज एक संयोग कहेंगे? ब्राइट मून ड्यूक, आप किसी अपराधी को सिर्फ इसलिए माफ करने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि वह आपका दामाद है ना? चू झोंगटियन भड़क उठा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने मेई चाओफेंग पर चिल्लाते हुए कहा। वह आमतौर पर शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने उसके धैर्य की सीमा पार कर दी थी। इसके अलावा शहर में बेर के फूल संप्रदाय की गतिविधियों के कारण वह उसे कभी पसंद नहीं करता था। मेई चाओफेंग का घमंड तो मानो आखिरी हद थी। मेई चाओफेंग को तुरंत ही एक जबरदस्त शक्ति अपनी ओर आती हुई महसूस हुई और वह भय से कांप उठा। 5वीं श्रेणी का साधक होने के बावजूद वह डर के मारे जमीन पर गिरने ही वाला था। सांग होन तुरंत खड़ा हो गया और मेई चाओफेंग की ओर निर्देशित प्रचंड ऊर्जा को मोड़ दिया। ब्राइट मून ड्यूक, शांत हो जाए। इस तरह एक आम नागरिक पर हमला करना आपके पद के अनुरूप नहीं है, उसने चू झोंगटियन को समझाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सांग होन सद्भावना से चू झोंगटियन को सलाह दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह उसे चेतावनी दे रहा था कि वह ज्यादा खिलवाड़ न करे। जिया ये भी मध्यस्थता करने के लिए खड़ी हो गई, जिससे चू झोंगटियन के पास फिलहाल पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर भी मेई चाओफेंग का चेहरा पीला पड़ गया। 8वें दर्जे के साधक की भयावह शत्रुता से उबरना इतना आसान नहीं था और मेई चाओफेंग उस क्षण कुछ बोल नहीं पा रहा था। जुआन ने इस मामले पर अच्छी तरह सोचने के लिए समय लिया और फिर कहा, कितना दिलचस्प है। आपने जो बताया उसके आधार पर मैं यांग वेई के घर उसकी हत्या करने गया था और फिर चुपके से प्लम ब्लॉसम संप्रदाय में घुसकर प्लम ब्लॉसम 13 को मार डाला। वाह, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतना व्यस्त व्यक्ति हूँ। तुम जैसे नीच आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेई चाओफेंग ने आखिरकार अपने आप को शांत करते हुए जुआन को जवाब दिया। इसके अलावा क्या तुम्हें पहले लॉर्ड यांग की हत्या के संदेह से बरी नहीं किया गया था? इससे तुम्हें प्लम ब्लॉसम 13 की हत्या करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, तो आप भी मान रहे हैं कि यांग वेई की मौत के पीछे मैं भी दोषी नहीं हूँ। समझ गया। जहां तक आपके इस तर्क की बात है कि मेरे पास काफी समय था, मुझे डर है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बिंदु पर जुआन का लहजा अचानक बदल गया। कल रात मैं अपनी पत्नी के साथ चू वंश के लिए संतान पैदा करने की कड़ी मेहनत में लगा हुआ था। प्लम ब्लॉसम 13 को मारने का समय मुझे कहाँ मिलता? क्या आपको नहीं पता कि इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी करना मेरे लिए कितना मुश्किल है? हर दिन मैं यही प्रार्थना करते हुए उठता हूँ कि सूरज जल्दी डूब जाए ताकि मुझे और मेरी पत्नी को कुछ निजी पल साथ बिताने को मिल सकें। अगर मैं अपनी प्यारी पत्नी को घर पर छोड़कर दूसरे काम संभालने के लिए छोड़ दूं, तो मैं किस तरह का आदमी कहलाऊंगा? चू झोंगटियन का जबड़ा लगभग फर्श पर गिर गया। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। बेशक वह जानता था कि जुआन बकवास कर रही है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी और दामाद अभी भी अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। लेकिन वह ऐसी बात जोर से कैसे कह सकता था? क्या इससे जुआन खतरे में नहीं पड़ जाएगी? लेकिन साथ ही उन शब्दों ने उनकी बेटी की प्रतिष्ठा को लगभग धूमिल कर दिया था। अरे रुकिए, वे तो शादीशुदा जोड़ा हैं। उनके लिए एक साथ सोना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना?
फिर भी चू जोंगटियन के लिए अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ प्रेम प्रसंगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करते हुए सुनना बेहद अजीब था। भीड़ में जबरदस्त हंगामा मच गया। जुआन ने भले ही विस्तार से जानकारी न दी हो, लेकिन मनुष्य की जीवंत कल्पना शक्ति किसी भी जानकारी की कमी को आसानी से पूरा कर सकती है। सुंदर चुचुयान को जुआन जैसे नीच व्यक्ति के हाथों बर्बाद होते देखकर सभी ईर्ष्या से हरे हो गए। आपने यांग शानवेई को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने जियाओ कुन को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम, बकवास। भीड़ से गुस्से भरी चीख सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। शिकुन लाल आंखों से जुआन को घूर रहा था। आपने शिकुन को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि शिकुन जानता था कि जुआन झूठ बोल रही है, फिर भी वह अपने अंदर उबलते गुस्से को रोक नहीं पाया। समस्या यह नहीं थी कि उसे जुआन के झूठ का पता था या नहीं, समस्या यह थी कि क्या भीड़ को पता चल जाएगा। इस तरह तो जब तक वह चुचुयान से शादी करेगा, तब तक हर कोई यही सोचेगा कि उसने जुआन से कोई पुरानी चीज खरीदी है। वह इस तरह की बात को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। तुमने चू प्रथम मिस के साथ कभी वैवाहिक संबंध नहीं बनाए, तो फिर तुम इसके बारे में डीन क्यों मार रहे हो? शिकुन दहाड़ा। जुआन ने शिकुन की ओर एक नजर डाली और फिर आराम से बोली, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कहीं तुम मेरी पत्नी पर बुरी नजर तो नहीं डाल रहे? छी छी छी, क्या शिवंश अपने बच्चों को इसी तरह पालता है? हा हा। शिकुन का गुस्सा तुरंत चरम सीमा पर पहुंच गया। मेरी तलवार लाओ। आपने शिकुन को ट्रोल करके 468 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसके पीछे स्नो ने चुपचाप उसकी आस्तीन खींची और उसे धीरे से याद दिलाया, युवा मालिक, आपको इसे रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। शिकुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ, जुआन का तो काम तमाम हो गया। मुझे फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसे हिसाब बराबर करना चाहिए। जुआन ने स्नो की ओर आश्चर्य से देखा। ओह, लगता है उसने मेरा राज किसी को नहीं बताया, वरना शिकुन इतना गुस्सा नहीं होता। वो मुझसे ये राज क्यों छुपा रही है? आह, क्या वह अनजाने में ही मेरे प्यार में पड़ गई? जुआन की घूरती निगाहों को देखकर स्नो ने भी उसे तीखी निगाहों से घूरा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि छोटा मालिक इतना गुस्से में है। उसका चेहरा देखते ही मेरा भी मन करता है कि उसे पीट दूं। आपने कियाओ जुइंग को ट्रोल करके 520 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को संख्या देखकर हंसी आ गई। ओहो, उसके इनकार के बावजूद ऐसा लगता है कि उसकी भावनाएं कहीं अधिक ईमानदार हैं। 1 शिकुन को उत्तेजित होते देख मेई चाओफेंग ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, रिश्तेदार की गवाही को सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा जुआन की बातें झूठी हैं। चू परिवार में किसी से भी पूछ लीजिए, सभी जानते हैं कि वह और चू की प्रथम महिला अलग अलग कमरों में सोते रहे हैं, तो वह उसके पक्ष में गवाही कैसे दे सकती है? देखिए, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर भी चू की प्रथम महिला कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यह उनके रिश्ते की सच्चाई साबित करने के लिए काफी है। कौन कहता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? भीड़ के पीछे से अचानक एक तीखी, सुरीली आवाज आई। भीड़ में मौजूद लोग तुरंत पीछे मुड़े और उन्हें नीले रंग के वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला स्वर्ग से आई परी की तरह धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। तो ये है चू की प्रथम मिस। वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि उसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं। अगर मेरी पत्नी उसके जैसी होती तो मैं कभी बिस्तर से उठता ही नहीं। हाँ, भला इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बिताई गई कीमती रात को कौन बर्बाद करके किसी को मारने चला जाएगा? ऐसा तो सिर्फ एक मूर्ख ही करेगा। अल्पविराम। भीड़ से आ रही टिप्पणियों ने जुआन को चकित कर दिया। उसके द्वारा दिए गए सभी तर्कों के बावजूद ऐसा लग रहा था कि चुचुयान की उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली कुछ भी नहीं था। चुचुयान अदालत में दाखिल हुई और बोली, अब इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कल रात मेरे साथ सोया था। उन शब्दों ने तुरंत ही व्यापक हलचल मचा दी। चू जोंगटियन की आंखें चौड़ी हो गईं। सांग होंग चाय पीते पीते अटक गया। यहाँ तक कि जी ये भी इतना स्तब्ध था कि वह अदालत में शांति बनाए रखने के लिए लकड़ी का तख्ता पटकने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या? शिकुन गुस्से से लाल पीला होकर स्नो की ओर मुड़ा। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता? स्नो भी उतनी ही असमंजस में थी। क्या पिछले कुछ दिनों में चुचुयान और जुआन के रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव आया था? लेकिन ये तो असंभव था। जुआन भी अपने गुल्लक में जमा हो रहे भारी मात्रा में क्रोध अंकों को घूरने के मूड में नहीं था। वह भी अवाक होकर चुचुयान को देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चुचुयान इतनी बड़ी भीड़ के सामने इस तरह उसका साथ देगी। हालांकि वे दोनों विवाहित थे, फिर भी उनके अलग अलग कमरों में सोने की अफवाहें खूब फैली हुई थीं। इसी वजह से वह सबकी नजरों में आज भी एक पवित्र और दिव्य परी बनी हुई थी। हालांकि जुआन के साथ सोने की बात को खुलेआम स्वीकार करने से उसके सबसे कट्टर प्रशंसकों के इस भ्रम को भी तोड़ दिया जाएगा कि वह किसी तरह अभी भी पवित्र है। वह सचमुच मेरे लिए अपनी प्रतिष्ठा कुर्बान करने को तैयार थी। जुआन इस भाव से भावुक हो गई। पता चला कि चुचुयान के कठोर बाहरी रूप के पीछे एक गर्मजोशी भरा दिल था। हाँ, मुझे भविष्य में उसकी बॉडी को वार्म अप करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अहम अहम। जी आखिरकार सदमे से बाहर आया। उसने लकड़ी की ईंट मेज पर पटकी और शांति बनाए रखने का आदेश दिया। चू प्रथम महोदया, दरबार झूठ बोलने की जगह नहीं है। क्या आप अपने कहे पर पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल। चुचुयान कमरे के बीचों बीच शांत भाव से खड़ी थी। हल्की हवा उसके वस्त्र के किनारे को धीरे से छू रही थी। भीड़ धीरे धीरे उसकी अलौकिक सुंदरता के जादू में लीन होती जा रही थी। साथ ही मैं एक नया प्रत्यक्षदर्शी भी लेकर आई हूँ। एक नया प्रत्यक्षदर्शी। चू जोंगतियान ही नहीं, बल्कि शिकुन और अन्य लोग भी असमंजस में थे। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि हालात कैसे पलट सकते हैं, खासकर तब जब उन्होंने जुआन को दोषी ठहराने के लिए सबूतों का अंबार तैयार कर रखा था। प्रत्यक्षदर्शी को लाओ, शी यी ने आदेश दिया। चुचुयान ने सिर हिलाया और चू कबीले के गार्ड तुरंत किसी को अंदर ले आए। मेई चाओफेंग ने किसी तरह अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था, लेकिन जब उसने चुचुयान द्वारा लाए गए चश्मदीद गवाह को देखा तो उसका धैर्य तुरंत टूट गया। 520 चीनी भाषा में आई लव यू का एक बोलचाल का शब्द है। संख्या और वाक्यांश दोनों काफी मिलते जुलते लगते हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना?